ये रईस जादी अपनी कामयाबी का जश्न मनाने आसमान में उड़ रही थी, क्योंकि इसे बहुत बड़ी कॉरपोरेशन विरासत में मिलने वाली थी। हजारों मीटर की ऊंचाई से वो नीचे के नजारे देखकर बेहद खुश थी। तभी अचानक उसे हवा में एक उड़ता हुआ ट्रैक्टर दिखाई दिया। सेरी ने हैरानी से दूर देखा और उसी पल मौसम एकदम खराब हो गया। काले बादलों ने आसमान को पूरी तरह घेर लिया। जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और एक खौफनाक बवंडर उसकी तरफ बढ़ने लगा। देखते ही देखते सेरी उस बवंडर की चपेट में आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक बहुत ही अजीब जगह पर पाया। वो एक पेड़ की टहनी पर लटकी हुई थी। अब सेरी को पछतावा हो रहा था कि काश उसने अपने असिस्टेंट की बात मान ली होती तो आज ये नौबत न आती। असल में सेरी एक बहुत बड़े रईस खानदान की बेटी थी। उसके पिता साउथ कोरिया की सबसे अमीर कंपनी के चेयरमैन थे। सेरी में अपने पिता वाली काबिलियत और लीडरशिप कूट कूट कर भरी थी। छोटी सी उम्र में ही उसने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली थी और उसे कामयाबी से मार्केट तक पहुंचा दिया था। पर सेरी का स्वभाव बहुत ज्यादा घमंडी था। वो अपने दोनों बड़े भाइयों को बिल्कुल घास नहीं डालती थी। पिता ने जब देखा कि सेरी में कमाल का हुनर और लीडर बनने के गुण हैं, तो उन्होंने पूरी कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी सीधे उसे ही सौंप दी। विरासत मिलते ही सेरी ने सबसे पहले अपने उन दोनों निकम्मे भाइयों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद वो इतनी जोश में थी कि उसने सेलिब्रेट करने के लिए स्काई डाइविंग करने का फैसला किया। हालांकि उसके असिस्टेंट ने टोका भी था कि आज हवा का मिजाज कुछ ठीक नहीं है, पर सेरी अपनी जिद पर अड़ी रही और कूद गई। नतीजा ये हुआ कि आज वो इस मुसीबत में फंसी थी। उसे ये तक नहीं पता था कि वो है कहाँ। बेचारी सेरी मदद के लिए चिल्लाने लगी कि कोई तो उसे बचा ले। उसकी आवाज सुनकर वहाँ एक फौजी का ध्यान उसकी तरफ गया। सेरी को लगा कि ये कोई साउथ कोरिया का फौजी है जो उसे बचाने आया है, पर जैसे ही उसने फौजी की टोपी पर लगा बैज देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पता चला कि वो इस वक्त नॉर्थ कोरिया के इलाके में थी। जुंग ह्युक को लगा कि वो कोई जासूस है और उसने उसे तुरंत नीचे आने को कहा। बंदूक लॉर्ड होने की आवाज सुनते ही सेरी घबरा गई और सीधे नीचे गिरी और किस्मत से सीधे जुंग ह्युक की बाहों में जा समाई। वो भी इस अचानक हुई झप्पी से सन्न रह गया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद सेरी को समझ आ गया कि वो सच में नॉर्थ कोरिया की हद में घुस चुकी है। वो एकदम दंग रह गई। पहले तो उसे लगा कि जुंग ह्युक मजाक कर रहा है, पर जब उसने सुना कि घुसपैठियों के साथ मौके पर ही निपट लिया जाता है, तो उसने फौरन सफाई दी कि वो तो बस पैराशूटिंग कर रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था, पर अचानक बवंडर आ गया और वो हवा में उड़ती हुई यहाँ पहुँच गई। जुंग ह्युक को उसकी बात में दम लगा तो उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली। जैसे ही सामने वाले ने ढील दी, सेरी ने वहां से खिसकने की सोची। उसने ये भी कह दिया कि वो भागने में बहुत तेज है और देखते ही देखते गायब हो जाएगी। लेकिन वो अभी कुछ कदम ही चली थी कि जुंग ह्युक बोला कि वहाँ बम है और सेरी वहीं की वहीं रुक गई। अब जुंग ह्युक बड़े आराम से टहलते हुए उसके पास आया और बोला कि वो बम डिफ्यूज करने का उस्ताद है, उसके बिना वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगी। पर अगले ही पल खुद उसी का पैर बम पर पड़ गया। सेरी ने देखा कि वो हिल नहीं रहा है तो वो समझ गई कि उसका पैर बम पर है। जुंग ह्युक मानने को तैयार नहीं था तो सेरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि जरा घूम कर दिखाओ। जब सच्चाई सामने आ गई तो उसने मजबूरी में वॉकी टॉकी निकाला ताकि अपने साथियों को बुला सके, लेकिन उसका पैर डगमगाया और वॉकी टॉकी सीधे पानी में गिर गई। सेरी ने मौके का फायदा उठाया और वहाँ से भाग निकली। जाते जाते उसने उसे चिढ़ाया भी कि दिखने में तो तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। इसके बाद वो बिना रुके पागलों की तरह भागती रही। जुंग ह्युक ने अपनी टीम को उसे पकड़ने का हुक्म दे दिया। बहुत जल्द सैनिकों ने उसे देख लिया और पूरी जान लगाकर उसके पीछे पड़ गए, लेकिन एक जगह पहुँचते ही सब रुक गए क्योंकि आगे बारूदी सुरंगों का इलाका था। सेरी कूदती फांदती हुई किसी तरह उस खतरनाक जगह को पार कर गई। पीछे खड़े फौजी ये देखकर हैरान रह गए। जब सेरी ने देखा कि वो फिर पास आ रहे हैं तो उसने बाढ़ कूदने का फैसला किया। फौजी उसे रुकने के लिए चिल्लाते रहे। जब प्यार से बात नहीं बनी तो उन्होंने बंदूकें तान दी। सेरी डर गई और आगे छलांग लगा दी। गोली चलने की आवाज आई, लेकिन किस्मत से उसे कुछ नहीं हुआ। भागते भागते वो फिसल कर गिर पड़ी, पर जान बचाने के लिए दर्द सहकर आगे बढ़ती रही। रास्ता न भटके इसलिए वो पत्तों से निशान बनाती जा रही थी। जुंग ह्युक की नजर उन निशानों पर पड़ गई और वो समझ गया कि सेरी किधर गई है। थक हार कर सेरी एक गांव में पहुंची। उसे लगा कि शायद वो साउथ कोरिया लौट आई है, पर गांव देखते ही समझ गई कि ये नॉर्थ कोरिया ही है। तभी एक मिलिट्री गाड़ी उसकी तरफ आई और तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ने लगी। अचानक किसी ने उसे खींचकर अंधेरे में छुपा लिया। अगर वो लोग उसे देख लेते तो उसका काम तमाम हो जाता। शुक्र है कि जुंग ह्युक सही वक्त पर आकर उसे बचा ले गया। उसे देखते ही सेरी फिर से उस पर फिदा हो गई। जुंग ह्युक ने थोड़ी हिचक के बाद फैसला किया कि वो सेरी को अपने घर ले जाएगा। अगली सुबह उसने खुद उसके लिए नूडल्स बनाए। सेरी को डर था कि कहीं खाने में जहर न हो, इसलिए उसने चालाकी दिखाई, लेकिन जुंग ह्युक उसकी बात समझ गया। आखिरकार सेरी ने सच बता दिया कि वो एक बड़े रईस खानदान की बेटी है और एक बड़ी फैशन कंपनी की मालकिन भी। उसने कहा कि अगर वो उसे सही सलामत वापस पहुंचा दे तो वो उसे ऐशो आराम की जिंदगी दे सकती है। लेकिन जुंग ह्युक को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच जुंग ह्युक का एक जूनियर खबर लाया कि कल वाली साउथ कोरियन लड़की मर चुकी है। लेकिन जैसे ही उसने पीछे
पीछे देखा, उसके होश उड़ गए। सेरी ने उसे पहचान लिया और वो भी हैरान रह गया कि ये औरत कैप्टन के घर में क्या कर रही है। उसने कहा कि थोड़ा समय दो, वो इसे कहीं ले जाकर जिंदा दफना देगा। लेकिन सेरी बिल्कुल नहीं डरी। उसने साफ कहा कि अगर किसी को पता चला कि वो यहाँ है तो सिर्फ वो नहीं बल्कि सब मारे जाएंगे और कैप्टन को भी सजा मिलेगी। जुंग ह्यूक अभी सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी उसके बाकी साथी भी वहाँ आ पहुँचे। सेरी को जिंदा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इसके बाद तो जैसे सेरी वहाँ की बॉस बन गई। उसने हुक्म दिया कि उसे वापस उसी जगह ले चलो जहाँ वो गिरी थी, ताकि वो वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके। पर जीसू ने बताया कि अब वो फेंस पार करना मुमकिन नहीं है। पता चला कि कल बवंडर की वजह से बिजली की लाइन खराब हो गई थी, इसलिए उस हाई वोल्टेज तार में करंट नहीं था। उसी वजह से सेरी कल बच गई थी, पर अब करंट वापस आ चुका था, तो वो तरीका काम नहीं आने वाला था। आखिर में सबने मिलकर तय किया कि सेरी को समंदर के रास्ते छुपकर वापस भेजा जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें 3 दिन इंतजार करना था। इस बीच सेरी ने अपनी डिमांड रख दी। उसने कहा कि दिन के 3 खानों में से 2 बार उसे मीट यानी मांस चाहिए। उसकी बात सुनते ही जीसू ने उसका मजाक उड़ाया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि साउथ कोरिया इतना अमीर है कि लोग दिन में 2 बार मीट खाते हैं। उसे ये सब बकवास लगा, लेकिन जुंग ह्यूक ने बड़े दिल का सबूत देते हुए मीट का वो टुकड़ा निकाल लिया जो वो सिर्फ नए साल पर खाते थे, ताकि वो सेरी को खिला सके। ये देखकर सेरी बहुत खुश हुई। उसे इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि वहाँ कोई फ्रिज नहीं था, इसलिए उन्होंने खाना वेजिटेबल सेलर में रख दिया था। सेरी ने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था, इसलिए वह बहुत ज्यादा हैरान थी। कहाँ वो अमीर रईसजादी और फैशन कंपनी की बॉस थी, और कहाँ अब इस पिछड़े से गांव में भटक रही थी। यहाँ तक कि गर्म पानी से नहाने के लिए भी उसे खुद पानी उबालकर बाल्टी में भरना पड़ता था। उसे सबसे अजीब ये लगा कि बाल्टी को प्लास्टिक से ढकना पड़ता था ताकि पानी ज्यादा देर तक गर्म रहे। सेरी ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे नहीं नहाया था, इसलिए उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। नहाने के बाद अचानक घर की बत्ती गुल हो गई। वो घबरा गई और उसने फोन उठाकर जुंग ह्यूक को कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी खिड़की के बाहर एक रोशनी चमकी। वो बुरी तरह डर गई और तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। सेरी की जान हलक में आ गई। उसने जल्दी से पर्दे खींचे और एक फूलदान उठा लिया, ताकि जैसे ही लुटेरा अंदर आए वो उसका सिर फोड़ दे। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाली थी, उसे पता चला कि सामने जुंग ह्यूक है। असल में वो बेचारा बाहर मोमबत्ती खरीदने गया था, क्योंकि सेरी ने कहा था कि उसे नहाते और सोते वक्त मोमबत्ती चाहिए। पर जो मोमबत्ती वो लाया था वो साधारण थी, जबकि सेरी को खुशबू वाली कैंडल चाहिए थी। इतनी अमीर लड़की को अपनी जिंदगी में कभी इतनी बेबसी महसूस नहीं हुई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेचारा जुंग ह्यूक समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे कैसे चुप कराए। फिर सेरी को अपनी कंपनी के गिरते शेयरों की चिंता सताने लगी, क्योंकि वो गायब थी। उसे अंदाजा था कि अब तक उसका करीब 3 बिलियन वॉन का नुकसान हो चुका होगा। ये सब सोचकर वो और ज्यादा घबरा गई। एक अजनबी मर्द के सामने इस तरह रोना उसे बहुत शर्मिंदा कर रहा था। तभी जुंग ह्यूक ने मोमबत्ती बुझा दी और कहा कि अब मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम जितना चाहो रो सकती हो। इसके बाद वो अपनी ड्यूटी पर चला गया। जाने से पहले वो सेरी के लिए रोजमर्रा की जरूरत का काफी सामान खरीद लाया था। जब सेरी ने बैग खोला तो उसमें शैम्पू निकला, और वो भी उसी की कंपनी का। जुंग ह्यूक खास तौर पर बाजार जाकर उसके लिए ये चीजें ढूंढ कर लाया था। जब दुकानदार ने उसे अंडरवियर का सेट दिखाया तो जुंग ह्यूक शर्म से लाल हो गया और बोला कि सब दे दो। उसे साइज नहीं पता था, इसलिए उसने सबसे बड़ा साइज ले लिया। सेरी ने जब वो साइज देखा तो उसकी हंसी छूट गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जुंग ह्यूक उसके साइज को लेकर इतना बड़ा अंदाजा लगा लेगा। खैर, जैसे तैसे वो पहन तो सकती ही थी। इधर जुंग ह्यूक अभी ट्रेन से उतरा ही था कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया। वो यहाँ एक चोरी के मामले की तफ्तीश करने आया था। उसे शक था कि इस केस के पीछे चो कांग नाम के आदमी का हाथ है, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। डिप्टी डायरेक्टर चोई ने उसे ही फंसा दिया और जुर्म कबूल करने का दबाव डालने लगा। जब वो जुंग ह्यूक पर हमला करने ही वाला था, तभी अचानक उसका सीनियर अफसर अंदर आ गया। सीनियर ने आते ही डिप्टी डायरेक्टर चोई को लात मारी और साफ कह दिया कि उसका करियर अब यहीं खत्म है। असल में जुंग ह्यूक जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो के डायरेक्टर का बेटा था। ये सुनते ही डिप्टी डायरेक्टर चोई के पैरों तले जमीन खिसक गई। सेरी को महफूज रखने के लिए जुंग ह्यूक ने अपने जूनियरों को हुक्म दिया कि उसके घर के पास एक नहर की खुदाई शुरू करें, ताकि बाहर वालों का ध्यान भटकाया जा सके। जब सेरी को पता चला कि जुंग ह्यूक ने ये सब उसके लिए किया है तो वो बहुत भावुक हो गई। लेकिन जब वो रात को वापस लौट रहे थे तो उनका सामना चो कांग से हो गया। सवाल जवाब होने लगे तो उन्होंने नहर खोदने का बहाना बनाकर बात संभाल ली। क्वांग बॉम ने झट से चीफ चो कांग से पूछ लिया कि वो कहाँ जा रहे हैं। चो कांग ने बताया कि आजकल बहुत से मुजरिम भाग रहे हैं और अब उसे सारे फौजियों के घरों की तलाशी लेनी होगी। ये सुनकर जू में कितना डर गया कि उसे हिचकी आने लगी। चो कांग को फौरन दाल में कुछ काला लगा और ये खबर जुंग ह्यूक तक पहुंचा दी गई। थोड़ी देर सोचने के बाद जुंग ह्यूक अपने सीनियर के पास गया और उससे मदद मांगी। इसी बीच सेरी को दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। वो बुरी तरह घबरा गई। तभी लोगों की एक टोली दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई और पूरे घर की तलाशी लेने लगी। गुनगुने पानी का गिलास देखकर चो कांग को यकीन हो गया कि यहाँ अभी कोई था। जब वो जाने ही वाला था तभी उसकी नजर आंगन में बने बंकर पर पड़ी। जैसे ही उसका दरवाजा खोला गया सबके होश उड़ गए।
गए। पता चला कि सेरी वहीं छुपी हुई थी। उधर जुंग ह्युक तेजी से गाड़ी चलाते हुए आ रहा था। उसने एक्सीलेटर दबा रखा था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे रोके। जैसे ही ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का नंबर देखा, उन्होंने फौरन रास्ता साफ करने का ऑर्डर दे दिया। यहाँ तक कि रेड लाइट भी ग्रीन कर दी गई। जुंग ह्युक इतनी जल्दी इसलिए लौट रहा था क्योंकि सेरी को उसके घर में जासूस समझ लिया गया था और वो बहुत डर गई थी। तभी वहाँ एक गाड़ी रुकी। जुंग ह्युक गाड़ी से उतरा और तेजी से सेरी की तरफ बढ़ा। चोकांग ने ये देखा और अपनी बंदूक सेरी पर तान दी। हालात की गंभीरता देखकर जुंग ह्युक जैसे ईमानदार आदमी को भी झूठ बोलना पड़ा। उसने कड़क आवाज में कहा कि तुम लोग मेरी मंगेतर के साथ क्या कर रहे हो। ये सुनते ही सब सन्न रह गए। सेरी को भी जबरदस्त झटका लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मजबूरी में चोकांग को अपनी बंदूक नीचे करनी पड़ी, पर उसका इरादा इसे यहीं छोड़ने का नहीं था। उसने सेरी से उसका आईडी कार्ड और स्पेशल पास दिखाने को कहा। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। जुंग ह्युक के पास कोई और चारा नहीं था, तो उसने कह दिया कि उसकी मंगेतर साउथ कोरिया से है और यूनिट 11 की एक सीक्रेट एजेंट है। यूनिट 11 से जुड़ी हर जानकारी टॉप सीक्रेट होती है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। उसने ये भी कहा कि उसकी मंगेतर अभी कुछ ही समय पहले देश लौटी है और बहुत थकी हुई है। सेरी ने भी मौका देखते ही एक्टिंग में उसका पूरा साथ दिया। इस पूरे ड्रामे ने सबको जुंग ह्युक की बात पर यकीन दिला दिया। इसके बाद दोनों आंगन में चले गए। जुंग ह्युक ने उससे कहा कि अब नाटक बंद करो, यहाँ और कोई नहीं है। सेरी ने कंफ्यूज होकर सफाई दी कि वो अपनी एक्टिंग में इतनी खो गई थी कि बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। जुंग ह्युक बोला कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये सब करना पड़ा। अब सेरी कागजों पर एक जासूस बन चुकी थी, और वो भी ऐसी जासूस जिसने अपने ही देश के राज्य बेच दिए हों। ये सोचकर उसका सिर चकराने लगा। अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा। जुंग ह्युक ने उसे दिलासा दिया कि फिक्र मत करो, वैसे भी तुम कल रात यहाँ से निकल जाओगी, उसे बस कल तक सब्र करना था। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। पता चला कि गांव की औरतों की एक टोली जुंग ह्युक के लिए खाना लेकर आई थी। असल में वो इस बहाने सेरी के बारे में छानबीन करना चाहती थी। तो सभी अचानक सेरी ने धीरे से अपना सिर बाहर निकाला, जिसे देखकर औरतें डर के मारे पीछे हट गईं। जब उन्होंने पूछा कि क्या वो सच में जुंग ह्युक की मंगेतर है, तो सेरी ने शर्माते हुए हाँ कह दिया। लेकिन जब उसकी ड्यूटी के बारे में पूछा गया तो सेरी सीरियस हो गई और बोली कि ये एक राज है जो किसी को नहीं बताया जा सकता। फिर वो मुस्कुराई, सबको देखा और घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर सेरी मजे से कह रही थी कि वो औरतें उतनी सुंदर नहीं है। तभी उसे बाहर से अपनी बुराई सुनाई दी। वो कह रही थी कि इसके बाल इतने बिखरे हुए हैं कि जो नहीं जानता वो तो इसे भूतनी ही समझेगा। ये सुनकर सेरी को बहुत गुस्सा आया। अगली सुबह तड़के ही गांव वाले एक गाड़ी को घेर कर बातें कर रहे थे। उन्होंने ऐसी शानदार गाड़ी पहले कभी नहीं देखी थी। सेरी दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। तभी जुंग ह्युक दबे पांव उसके पीछे आ गया। उसे देखकर सेरी बुरी तरह चौंक गई। उसे हैरानी हो रही थी कि लोग उस खटारा सी गाड़ी के पीछे इतने पागल क्यों हैं। सेरी अपना जलवा दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने जुंग ह्युक से कहा कि उसे बाहर तक छोड़कर आए। उसके दिमाग में अब भी कल रात वाली औरतों की बातें घूम रही थी। तभी जुंग ह्युक ने एक रुमाल निकाला और उसके बाल बांध दिए। उसने बताया कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ दो तरह के लोग बाहर खुले बाल रखते हैं, एक परदेसी और दूसरे पागल। जैसे ही दोनों बाहर आए, सेरी ने सबके सामने जुंग ह्युक पर प्यार जताना शुरू कर दिया। वो जानबूझकर उसके कपड़ों से धूल झाड़ने लगी और चाहती थी कि जुंग ह्युक भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरे। आसपास के लोगों को देखकर जुंग ह्युक ने बेमन से ऐसा कर दिया। ये नजारा देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने में भी सेरी का मन नहीं भरा। वो फिर से नखरे दिखाने लगी और लाड जताने लगी। लोग शर्म के मारे उनकी तरफ सीधे देख भी नहीं पा रहे थे। सेरी के इस ड्रामे से जुंग ह्युक को भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलना चाहता था। सेरी ने हाथ हिलाकर उसे बाय बाय कहा। उसकी इस अदा ने सबका दिल जीत लिया और लोग उसे इज्जत देने लगे। जुंग ह्युक के जाने के बाद उसने अपने आदमियों को घर पर नहर खोदने के काम में लगा दिया। इसी दौरान एक लड़के ने धूप में सूख रही फौजी वर्दी चुरा ली। सब लोग उसके पीछे दौड़े। पकड़े जाने पर उसने बताया कि उसकी बहन ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है और भूख के मारे आंखें तक नहीं खोल पा रही। ये सुनकर सेरी का दिल पसीज गया। उसने घर से ढेर सारा खाना निकालकर उस लड़के को दे दिया। जब जुंग ह्युक वापस आया तो उसने कुछ नहीं कहा। उल्टा उसने लड़के से कहा कि पहले हाथ धो ले ताकि खाना खाकर बीमार न पड़े। जुंग ह्युक की इस दरिया दिली को देखकर सेरी पूरी तरह पिघल गई। इसके बाद सेरी ने सबके लिए एक खास इनाम बांटने का प्रोग्राम रखा। हर कोई अपना नाम सुनने के लिए बेताब था। पहला इनाम युनडोंग को मिला, जो सबके साथ बहुत मिलनसार रहता था। इनाम 2 हिस्सों में था, एक अभी मिलने वाला और दूसरा बाद में। लेकिन युनडोंग ने 10 करोड़ वॉन के लालच के बजाय अभी मिलने वाले 8 किलो मकई को चुन लिया। दूसरा कोरियन वेव इनाम जू मेक को मिला, क्योंकि उसे साउथ कोरियन ड्रामे बहुत पसंद थे। उसने बिना सोचे दूसरा इनाम चुन लिया, जिसमें सेरी उसकी मुलाकात मशहूर एक्ट्रेस चोई जीवू से करवाने वाली थी। तीसरा ह्यूमन ट्रेजर इनाम क्वोन बॉम को मिला, क्योंकि वो वहाँ सबसे हैंडसम था। ये सुनकर जुंग ह्युक को बड़ी मिर्ची लगी। क्वोन बॉम ने किसी लड़की से मिलने के बजाय जाने से पहले एक विदाई की झप्पी को चुना। वहीं जीसू को इनाम में शैम्पू और शावर जेल की बोतल मिली। जैसे ही सेरी ने कहा कि प्रोग्राम
खत्म हो गया। जुंग ह्युक हक्का बक्का रह गया, उसके लिए कोई इनाम क्यों नहीं था। गुस्से में वो वहाँ से चला गया। सेरी उसे आंगन में ले गई और टमाटर के पौधे की तरफ इशारा करते हुए बोली कि ये तुम्हारे लिए मेरा स्पेशल शुक्रिया वाला इनाम है। लेकिन जुंग ह्युक को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। रात के वक्त जुंग ह्युक चुपके से सेरी को बाहर ले गया और उसे गाड़ी में बिठाकर बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। उसने 2 फोन कार्ड के बदले नाव की 2 टिकटों का इंतजाम किया था। सेरी की फिक्र में वो खुद भी उसके साथ जाने को मजबूर हो गया, लेकिन रास्ते में बड़ा पंगा हो गया। कोस्ट गार्ड की नजर उनकी नाव पर पड़ गई और उन्होंने उन्हें रोक लिया। कप्तान ने फुर्ती दिखाते हुए दोनों को नीचे केबिन में छुपा दिया। उसने पुलिस वाले को फोन कार्ड की रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। अंदर छुपे हुए दोनों की जान हलक में अटकी हुई थी। तभी जुंग ह्युक को अचानक वो कोरियन फिल्मों वाला तरीका याद आया, जिसके बारे में जूमेक ने बताया था। जैसे ही केबिन का दरवाजा खुला, जुंग ह्युक ने सीधे सेरी को चूम लिया। ये देखकर पुलिस वाला इतना सकपका गया कि पीछे हट गया। उसे लगा कि ये तरकीब काम कर गई है, लेकिन अभी वो दोनों संभले भी नहीं थे कि दरवाजा फिर खुल गया। जुंग ह्युक ने दोबारा वही तरीका अपनाया। कप्तान ये नजारा देखकर हैरान रह गया और मजाक में बोला कि अगर तुम्हें देश की आबादी बढ़ानी है तो ये सब यहाँ मत करो। पुलिस वालों ने उन्हें जल्दी से ऊपर आने को कहा। ऐसा लग रहा था कि अब ये ट्रिक ज्यादा देर नहीं चलेगी। नाव पर चढ़ने के बाद कप्तान सफाई देने लगा। उसने कहा कि इन दोनों ने बताया था कि ये रात में मछली पकड़ने जाना चाहते हैं, इसलिए वो नाव ले आया। पुलिस वालों ने कहा कि उन्होंने इन्हें मछली पकड़ते नहीं देखा। कप्तान ने बात घुमाते हुए कहा कि ये जवान है और जोश में है, बस टहलने आए थे। आखिर में सेरी ने हालात संभालते हुए कहा कि हमारी शादी होने वाली है, इसलिए हमें थोड़ी जल्दी थी। पास खड़ा जुंग ह्युक तो एकदम हक्का बक्का रह गया। भले ही जान बच गई थी, पर सामने वाली मालगाड़ी वाला जहाज छूट गया था। सेरी साउथ कोरिया पहुंचने ही वाली थी कि सब गड़बड़ हो गया। वो बुरी तरह टूट गई थी, पर जैसे ही वो किनारे पहुंचे, वो फिर से हिम्मत जुटाने लगी। उसे उम्मीद थी कि जुंग ह्युक उसे दिलासा देगा, पर उसे क्या पता था कि वो इतना सीधा और रूखा निकलेगा। उसे दिलासा देना तो दूर, उसने सेरी को और भी गुस्सा दिला दिया। सेरी ने चिढ़कर उससे पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा कि जो तुमने अभी किया वो कोई किस नहीं था, वो तो बस एक मामूली सा टच था, जिसे विदेशों में सिर्फ हेलो माना जाता है। पर खैर, अभी हम विदेश में नहीं हैं, तो कम से कम तुम्हें अपना बर्ताव तो सुधारना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मुझसे वादा करो कि अगले हफ्ते मैं गंगनम में बैठकर बढ़िया एस्प्रेसो कॉफी पीऊंगी। जुंग ह्युक ने बस इतना कहा कि वो ये नहीं कर सकता और मुड़कर चला गया। इससे सेरी का पारा और चढ़ गया। अगले दिन वो बिना बताए निकल गई और जुंग ह्युक के लिए बस एक नोट छोड़ दिया। पता चला कि वो फिर से पैराशूट के जरिए अपने देश उड़कर जाने की कोशिश कर रही है। उसने मन ही मन खुद को किसी भी खतरे के लिए तैयार कर लिया था। तभी जुंग ह्युक सही वक्त पर वहाँ पहुँच गया। उसने उसे ऐसी बेवकूफी दोबारा न करने की सलाह दी। तुम यहाँ पिछली बार बवंडर की वजह से पहुंची थी, पर अब मौसम वैसा नहीं है। अगर पकड़ी गई तो सीधे गोली मार दी जाएगी। अचानक जुंग ह्युक को रेडियो पर सिग्नल सुनाई दिया। उसने फौरन उसे बंद किया, पर रेडियो सिग्नल सेना तक पहुंच चुका था। चो गांग ने तुरंत अपने बंदे वहां भेज दिए। जुंग ह्युक ये बात समझ गया था कि वो लोग अगले 10 मिनट में यहाँ होंगे। उसने आसपास देखा और पहाड़ी की ढलान जांची। जब देखा कि सेना बस पहुंचने ही वाली है, तो उसने सेरी का हाथ पकड़ा और खाई की तरफ भागा। उसने सेरी को गले लगाया और सीधे नीचे कूद गया और इस तरह वो बच निकले। पर चो गांग ने अभी हार नहीं मानी थी। उसे यकीन नहीं था कि वो गायब हो सकते हैं। उसे जासूस ने बताया कि वो लोग प्योंगयांग नहीं गए थे, बल्कि आज सुबह ही साथ लौटे हैं। अब चो गांग को दाल में कुछ काला लगने लगा। जिस आदमी को उसने रिश्वत दी थी वो मानबोक था। चो गांग ने उसे अपने बेटे के खाने के लिए कुछ पैसे दिए थे। जब मानबोक गोश्त खरीदने के लिए बटुआ निकाला तो किसी ने उसका बटुआ छीन लिया। जुंग ह्युक ने ये देख लिया। उसने चोर का पीछा किया और उसे एक अहाते तक खदेड़ दिया। पता चला कि वो लोग फौज से निकाले हुए सैनिक थे। उनके लीडर ने जुंग ह्युक को धमकी दी, पर जुंग ह्युक लड़ने के लिए तैयार था। उनके पास हथियार थे, पर वो जुंग ह्युक का मुकाबला नहीं कर सके। कुछ ही देर में जुंग ह्युक ने सबको धूल चटा दी। तभी एक बंदा उस पर हमला करने आगे बढ़ा, पर मानबोक ने सही वक्त पर उसे देख लिया और बचा लिया। बटुआ वापस मिलने पर मानबोक ने जुंग ह्युक का शुक्रिया अदा किया। वो बटुआ उसके लिए बहुत कीमती था, खासकर उसके अंदर रखा कागज का वो टुकड़ा। उसे देखकर उसे हमेशा बहुत तकलीफ होती थी। जब से सेरी यहाँ आई थी वो बिल्कुल बदल गई थी। उसने पहले कभी नाश्ता नहीं किया था, और अगर करती भी थी तो वो महंगा ऑटोमील होता था, वो भी आलीशान रेस्टोरेंट में। वो बस 2-4 निवाले ही खाती थी, इसीलिए उसका नाम नखरे वाली शहजादी पड़ गया था। पर अब उसे चीनी के साथ जली हुई कुरकुरी राइस भी बहुत स्वाद लग रही थी। जीसू ने फिर से उसे छेड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम तो हमारे कैप्टन के घर का सारा राशन ही चट कर जाओगी। अगर ऐसा ही चला तो सेरी को डर था कि उसे सच में यहीं बसना पड़ेगा। उसने सबसे मदद मांगी कि कोई और रास्ता निकालो। उसे लगा कि सिर्फ जुंग ह्युक के भरोसे रहना काफी नहीं होगा। इसी बीच जू म्योक ने बताया कि भले ही कैप्टन बाहर गए थे, पर उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि सेरी का पूरा ख्याल रखा जाए। जुंग ह्युक को अपनी सुरक्षा के लिए इतना फिक्रमंद देखकर सेरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि अगर वो यहाँ अकेली होती तो पता नहीं क्या हो जाता।
इसके बाद वो शिकायत करने लगी कि जुंग ह्युक का ओहदा रैंक बहुत छोटा है, इसीलिए वो उसे वापस भेजने में ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा। जब जुंग ह्युक को पता चला कि सेरी उसे बिना पावर वाला आदमी समझती है तो उसे इतना गुस्सा आया कि वो बेबसी में हंस पड़ा। उधर सेरी के पास आज एक बड़ा मौका था, क्योंकि आज कर्नल की पत्नी का जन्मदिन था। गांव की औरतें उनका भरोसा जीतना चाहती थीं, इसलिए सबने उन्हें ढेर सारे तोहफे दिए, पर सेरी खाली हाथ पहुंची थी। उसका मकसद इस बार कर्नल की पत्नी को अपने पाले में करना था, ताकि वो जुंग ह्युक के प्रमोशन में मदद कर सके। लेडी यंगा ने बड़ी खुशी से उसे अपने पास बैठने को कहा, पर सेरी ने स्टाइल मारते हुए कहा कि उसका ये उसूल है कि वो किसी बहुत ज्यादा खूबसूरत औरत के बगल में नहीं बैठती। यंगा ये सुनकर फूली नहीं समाई। इसके बाद सेरी ने जानबूझकर सबसे साधारण दिखने वाली औरत के बगल में जगह चुनी। यंगा ने तुरंत उसकी तारीफ की कि ये लड़की तो बड़े उसूलों वाली है। जैसे ही उसने ये बात कही, वहाँ का माहौल एकदम जम गया। इसके बाद सबने अपने अपने गिफ्ट्स दिए। सेरी के पास कुछ नहीं था, तो उसने मानबोक की पत्नी की पुरानी ड्रेस निकाल ली। असल में मानबोक की बीवी को वो ड्रेस बहुत पुरानी और बेकार लगती थी, इसलिए वो उसे बाहर नहीं निकालती थी। पर सेरी को लगा कि ये ड्रेस यहाँ के फैशन के हिसाब से एकदम फिट है। थोड़ी काट छांट और जुगाड़ के बाद उसने एक शानदार ड्रेस तैयार कर दी। सेरी ने कहा कि ये सादगी ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। कॉलर के डिजाइन को देखकर लोग उसे किसी ग्रीक देवी जैसा बताने लगे। अब यंगा का नजरिया सेरी के लिए पूरी तरह बदल चुका था। वहाँ से निकलते वक्त सेरी ये याद दिलाना नहीं भूली कि यंगा अपने पति के सामने जुंग ह्युक की थोड़ी तारीफ कर दें। अपनापन जताने के लिए सेरी ने उन्हें दीदी कहकर बुलाया। इससे वो एकदम जवान महसूस करने लगी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसी बीच जुंग ह्युक सेरी से टकराने का बहाना ढूंढ रहा था, इसलिए वो काफी देर तक अपनी साइकिल लेकर वहीं चक्कर काटता रहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे सेरी मिल गई। जब सेरी ने पूछा तो उसने बहाना बनाया कि वो तो बस इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रहा था। सेरी ने तुरंत कहा कि मेरा शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसने उसके प्रमोशन के लिए अच्छी खासी सेटिंग कर दी है। जुंग ह्युक बोला कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है, वो इतना भी कमजोर नहीं है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, सेरी ने उसे टोक दिया। वो बड़े चाव से उसकी साइकिल के बारे में पूछने लगी। इसके बाद वो दोनों साइकिल पर साथ साथ घर की ओर चल दिए। ये नजारा वाकई बहुत प्यारा था। जब वो दोनों घर पहुँचे तो देखा कि जुंग ह्युक के साथी अभी तक वहीं थे। उन्होंने ढेर सारे ग्रिल्ड क्लैम्स, समुद्री जीव तैयार कर रखे थे। जीसू ने ऊपर से जलती हुई माचिस फेंकी और ग्रिल में तुरंत आग लग गई। सेरी डरकर पीछे हट गई। उसने खाने को इस तरह आग में भूनते हुए पहले कभी नहीं देखा था। पास ही खड़े जूम्योक ने एक टुकड़ा उठाया और उसे चखने को कहा। सेरी ने पहले तो नखरे दिखाए कि उसे सीफूड सूप के अलावा कुछ पसंद नहीं, पर एक निवाला लेते ही उसे स्वाद जबरदस्त लगा। फिर जूम्योक ने उसे शराब का एक गिलास दिया। सेरी फिर से अपनी अमीरी झाड़ने लगी। वो बोली कि सीफूड के साथ तो वो सिर्फ महंगी वाली वाइन ही पीती है। पर जब जूम्योक जिद करने लगा तो उसने एक घूंट भर लिया। कमाल की बात ये हुई कि एक घूंट पीते ही उसे मजा आ गया। वो तो दूसरों के हिस्से की ड्रिंक भी चुराकर पीने लगी। अब सेरी सबके साथ पूरी तरह घुल मिल गई थी। सिर्फ जुंग ह्युक खामोश था। वो बस छुप छुप कर बार बार उसे ही देखे जा रहा था। और जब उसने तीसरी बार उसे ताका तो सेरी ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह तड़के ही जुंग ह्युक कॉफी बीन्स भूनने में लगा था। उसने ताजा पाउडर पीसकर सेरी के लिए एक कप बढ़िया कॉफी बनाई। सेरी को यकीन ही नहीं हुआ कि उसे यहाँ भी कॉफी पीने को मिल सकती है। इसका स्वाद वाकई लाजवाब था। जब जुंग ह्युक काम पर निकलने लगा तो वो उसके पीछे पीछे भागी। उसने शुक्रिया कहने के लिए अपनी उंगलियों से उसे एक हार्ट बना कर दिया। जुंग ह्युक को समझ नहीं आया कि ये क्या था, तो उसने जूम्योक से पूछा। सुनकर जीसू को लगा कि वो दो उंगलियों से उसे किसी कीड़े की तरह कुचलना चाहती है। जूम्योक ने जल्दी से समझाया कि भाई ये दिल हार्ट है, इसका मतलब है कि वो जुंग ह्युक को अपना दिल दे रही है। पर जीसू फिर भी कंफ्यूज था। उसे लगा सेरी अपना दिल किसी और को क्यों देगी। जूम्योक ने तुरंत जुंग ह्युक को भी एक हार्ट बनाकर दिखाया। इसका मतलब साफ था कि सेरी जुंग ह्युक को पसंद करने लगी है। जुंग ह्युक ये जानकर बहुत हैरान रह गया। जब से सेरी की यंगा से दोस्ती हुई थी, वो सारा दिन उन्हीं औरतों के साथ घूमती रहती थी। वो सब साथ में शहर भी घूमने गए, पर रात होते होते सेरी सबको खो बैठी और रास्ता भटक गई। जुंग ह्युक को जब पता चला तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने निकला। जब सेरी एकदम बेबस महसूस कर रही थी, तभी उसे दूर एक मोमबत्ती जलती दिखी। पता चला कि जुंग ह्युक हाथ में खुशबू वाली मोमबत्ती लेकर खड़ा था, ताकि वो उसे आसानी से पहचान सके। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। सेरी को लगा कि जुंग ह्युक के पास होने से उसे हमेशा एक सुकून और सुरक्षा मिलती है। घर लौटते वक्त जुंग ह्युक को भी लगा कि शायद सेरी के मन में उसके लिए कुछ है। सुबह वाले उस हार्ट के इशारे को याद करके उसने सेरी से सीधी बात करने की सोची। उसने बताया कि उसके खानदान ने उसकी शादी कहीं और तय कर रखी है। ये सुनकर सेरी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि अगर तुम्हें दूरियां बनानी ही हैं, तो तुम्हारी कोई मंगेतर है या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। वैसे भी सियोल में तो मेरे पीछे सैकड़ों लड़के लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। सेरी को उससे बहुत चिढ़ होने लगी। वो बिल्कुल भी वैसा इंसान नहीं लग रहा था जैसा
जैसा वो सोच रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बंदा एक साथ 2 लड़कियों को डेट करना चाहता है। अगर किसी ने अखबार में ये छाप दिया तो मेरा क्या होगा। जुंग ह्युक ने जल्दी से सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी मंगेतर विदेश में पढ़ाई कर रही है, वो अभी वापस नहीं आने वाली। पर जैसे ही जुंग ह्युक घर पहुंचा, उसकी मंगेतर सियो डैन पहले से ही उसके दरवाजे पर खड़ी थी। इसी बीच सेरी भी वहां पहुंच गई। उसने सामने खड़ी औरत को देखा और फिर खामोश खड़े जुंग ह्युक की तरफ मुड़ी। सेरी सारा माजरा एक पल में समझ गई। इस वक्त जुंग ह्युक के पास कहने को कुछ नहीं था। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि विदेश में रहने वाली उसकी मंगेतर अचानक कैसे लौट आई। सियो डैन ने सेरी को वहां देखा और उसे भी अंदाजा हो गया कि कुछ तो चक्कर है। सियो डैन ने कहा कि वो अपनी गाड़ी लेने आई है और जुंग ह्युक उसे चाबी दे दे। ये देखकर जुंग ह्युक ने हड़बड़ी में झूठ बोला कि सेरी तो बस उसकी एक साथी फौजी है। सियो डैन ने फिर पूछा कि क्या मिशन खत्म होने के बाद भी तुम दोनों का आपस में कोई संपर्क रहेगा। जुंग ह्युक का जवाब सुनकर सेरी ने उसे मायूसी से देखा। सियो डैन की नजर इस बात पर भी थी। सेरी ने बात संभालने के लिए कहा कि हम दोनों बस साथी हैं। ये कहकर वो जल्दी से वहां से चली गई। जुंग ह्युक ने उसे दरवाजे तक खींचकर कहा कि बाहर मत घूमना, दरवाजा बंद करके अंदर ही रहना। सियो डैन को सेरी का जुंग ह्युक के घर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो जल भुन गई। जैसे ही जुंग ह्युक गाड़ी से उतरा, सियो डैन के चाचा उसे लिफ्ट की तरफ ले गए। उन्होंने कहा कि तुम दोनों बहुत समय बाद मिले हो तो जुंग ह्युक खुशी खुशी उसे घर छोड़ दे। उन्होंने सियो डैन को भी समझाया कि जुंग ह्युक को कसकर पकड़ लो। उन्होंने याद दिलाया कि अगर कोई और होता जो 7 साल से न मिला हो तो अब तक ब्रेकअप हो गया होता। घर ले जाना तो दूर की बात है। ये सुनकर दोनों ही थोड़े असहज हो गए। सियो डैन की माँ इस होने वाले दामाद से बहुत खुश थी। उस रात चारों ने साथ में डिनर किया। सियो डैन की माँ ने शादी की बात छेड़ दी, पर जुंग ह्युक का ध्यान बार बार घड़ी की सुइयों पर जा रहा था। इधर घर पर सेरी किताब पढ़ने का नाटक कर रही थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। उसे लगा जुंग ह्युक वापस आ गया, पर वहाँ कोई नहीं था और उसे फिर से मायूसी हाथ लगी। फिर उसने किताब उठाई और खुद की पसंद की तारीफ करने लगी। तभी घर की घंटी बजी और सेरी भागकर बाहर गई। किसे पता था कि जो लोग आए थे वो पड़ोसी ही थे। असल में उन्हें सेरी की हालत का अंदाजा हो गया था, इसलिए वो उसका मन बहलाने आए थे। उस रात सबने साथ में पी और खूब गप्पे मारी। अगले दिन जब जुंग ह्युक लौटा तो सेरी ने दरवाजे के पास एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी और उसे चेतावनी दी कि इसे पार मत करना, ताकि दोनों के बीच कोई झगड़ा न हो। उसे नाराज देखकर जुंग ह्युक ने सफाई दी कि वो कल रात एक जरूरी काम से बाहर गया था। वो चाहता था कि सेरी इंटरनेशनल एथलेटिक्स कंपटीशन में हिस्सा ले ताकि वो यूरोप जा सके। ये सुनकर सेरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो चहकते हुए बोली कि वो स्पोर्ट्स में बहुत माहिर है और बहुत तेज भागती है। हालांकि जुंग ह्युक ने उसे सिर्फ बेंच पर बैठने को कहा, कंपटीशन में सीधे भाग लेने से मना कर दिया। जैसे ही वो कंपटीशन वाली जगह पहुंचती, वो वहां से अपने देश वापस जाने वाली फ्लाइट पकड़ सकती थी। वक्त अगले गुरुवार का तय हुआ, पर उनकी ये सारी बातें मान बोक ने छुपकर सुन ली थी। अगले दिन उसने ये सारी रिपोर्ट चुलगांग को दे दी। इधर सेरी चाहती थी कि उसके पासपोर्ट पर फोटो अच्छी आए, इसलिए वो खास तौर पर अपने बाल बनवाने गई। उसने अच्छे कपड़े खरीदने का भी सोचा, पर वहाँ की मालकिन ने उसे तुच्छ समझकर कह दिया कि ये सब खरीदना उसके बस की बात नहीं। ये पहली बार था जब सेरी को पैसे न होने का दर्द महसूस हुआ। वो एक गिरवी रखने वाली दुकान पर गई और अपनी लिमिटेड एडिशन वाली घड़ी मालिक को दे दी। उसने घड़ी को तौला और बोला कि ये तो बहुत हल्की है, इसके ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। सेरी ने उसे झिद्धका कि तुम्हारी पारखी नजर नहीं है, ऐसी सिर्फ 5 घड़ियां ही पूरी दुनिया में हैं। पर मालिक तो उसे वजन के हिसाब से आंक रहा था, इसलिए उसने सिर्फ 20,000 वॉन दिए, जिससे सेरी भदक गई। तभी कोई एक बेल्ट लेकर आया जो उस कीमती घड़ी से भी महंगी निकली। पता चला कि ये दुकान सिर्फ वजन देखती है, चाहे चीज कितनी भी कीमती या लिमिटेड एडिशन क्यों न हो। सेरी और उसके दोस्त ने काफी देर तक मोल भाव किया और आखिर में कीमत 25,000 वॉन तक ले गए। इसी दौरान चुलगांग सेरी की असलियत जानना चाहता था, इसलिए उसने फौजियों की टोली को पगडी डीएच लिया, लेकिन वो जिद्दी फौजी मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। इस वजह से उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। तभी जुंग ह्युक वहां पहुंचा और अपने आदमियों को छुद्दा कर ले गया। उन चारों की हालत देखकर सेरी को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि वो उन्हें एक गिफ्ट देगी। फिर उसने अपना हाथ निकाला और सबको एक एक हार्ट बनाकर दिया। ये देखकर किसी को समझ नहीं आया कि वो कर क्या रही है। अगले दिन सेरी और जुंग ह्युक एथलेटिक्स कंपटीशन के लिए निकल पड़ी थे। भले ही उसने पहले कभी अंडे न खाए हों, पर वो उन्हें बहुत सफाई से छील रही थी। सेरी का खाना खत्म भी नहीं हुआ था कि बिजली गुल होने की वजह से ट्रेन रुक गई। जब उसे पता चला कि ये खराबी अगले 10 घंटों तक ठीक नहीं होगी तो वो दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो 10 घंटे क्या करेगी। कुछ ही देर में सेरी ने देखा कि लोगों का एक हुजूम ट्रेन की तरफ भाग रहा है। जुंग ह्युक ने बताया कि ये सब छोटे व्यापारी हैं। जब ट्रेन रुकी होती है तो ये अक्सर जंगल का फायदा उठाकर मुसाफिरों को सामान बेचने आते हैं। उस रात उन्होंने आग जलाई और बाहर बैठ गए, क्योंकि जितनी ठंड ट्रेन के अंदर थी उतनी ही बाहर, पर बाहर बैठकर वो आग ताप सकते थे। उस अमीर लड़की सेरी के लिए ये बिल्कुल नया अनुभव था, पर तभी उसने देखा कि बाकी लोगों के पास कंबल हैं। जुंग ह्युक ने उसे देखा और फौरन समझ गया। वो उसके लिए कंबल खरीदने चला गया। जुंग ह्युक की ये फिक्र देखकर सेरी बहुत खुश हुई, पर तभी उसकी नजर दूसरों पर पड़ी जो मकई और भुने हुए आलू खा रहे थे। जुंग ह्युक अभी ठीक से बैठा भी नहीं था कि उसे फिर खड़ा होना पड़ा। वो उसके खाने के लिए मकई और आलू लेने गया। उसने बहुत प्यार से उसके लिए शकरकंद जैसा छीला।
सेरी ने कहा कि वो आगे चलकर बहुत अच्छा पति और पिता बनेगा। शायद इसी पल सेरी को जुंगह्युक से प्यार हो गया था। उस रात जुंगह्युक ने अपनी वर्दी उतारकर उसे ओढ़ा दी। फिर उसने उसे अपने कंधे का सहारा दिया। वो नहीं चाहता था कि सेरी की नींद खराब हो, इसलिए वो पूरी रात वैसे ही बैठा रहा। अगले दिन वो दोनों प्योंगयांग पहुंचे। पासपोर्ट के लिए सेरी फोटो खिंचवाने गई। उसी वक्त वो शख्स भी प्योंगयांग आ गया जिसके साथ उसके अफेयर की अफवाहें थीं। उसने सेरी के भाई से बहुत पैसा ठगा था, इसलिए वो यहाँ छुपने आया था। किसे पता था कि वो यहाँ अचानक मिल जाएगी। सेरी कुछ बोल पाती उससे पहले सुंग जून उसे खींच कर ले गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, जुंगह्युक ने उन्हें पकड़ लिया। उन दोनों को हाथ थामे देखकर जुंगह्युक का खून खौल गया और वो सुंग जून को सबक सिखाने लगा। सुंग जून दर्द से कराह उठा और सेरी से पूछने लगा कि ये कौन है। सेरी को झूठ बोलना पड़ा कि जुंगह्युक उसका बॉडीगार्ड है। फिर उसने जुंगह्युक को हाथ छोड़ने को कहा। जुंगह्युक को लगा कि इनका रिश्ता कुछ अजीब है, इसलिए उसने चिढ़कर सुंग जून का कंधा झटक दिया। सुंग जून को अभी भी अंदाजा नहीं था कि सेरी के साथ क्या हुआ है, इसलिए उसने उसे कॉफी शॉप पर मिलने को कहा। सेरी ने भी हामी भर दी। सुंग जून को लगा कि जुंगह्युक सच में बॉडीगार्ड है और जाते जाते उसे अपना बिजनेस कार्ड थमा दिया। जुंगह्युक को ये बॉडीगार्ड वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा कि उसे सेरी की हिफाजत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर फिर आदत से मजबूर होकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो हमेशा उसे बचाने के लिए तैयार रहता था। सेरी ने ये देखा और मुस्कुराते हुए बोली कि एक बॉडीगार्ड का काम यही तो होता है। मिलने का वक्त करीब आ रहा था, पर सुंग जून का पीछा किया गया और उसे घसीटकर छत पर ले जाया गया। पता चला कि ये कातिल सेरी के बड़े भाई सेह्युंग ने भेजे थे। उनका मकसद बस वो पैसा वापस लेना था जो सुंग जून डकार गया था। अपनी जान बचाने के लिए सुंग जून के पास एक ही रास्ता था। उसने राज खोल दिया कि सेरी अभी जिंदा है। साथ ही उसने एक शर्त भी रख दी। उसने कहा कि अगर सेरी का पता चाहिए तो मेरा आधा कर्जा माफ करना होगा। इस दौरान सेरी अभी भी बैठी सुंग जून का इंतजार कर रही थी। जुंगह्युक ने बड़े कौतूहल से उन दोनों के रिश्ते के बारे में पूछा। सेरी ने बताया कि वो एक बहुत रईस खानदान में पैदा हुई है। उसके दोनों बड़े भाई नहीं चाहते थे कि वो जायदाद में हिस्सा बंटाए, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती सुंग जून से उसकी शादी तय कर दी थी ताकि वो विदेश चली जाए। पर सेरी इसके लिए तैयार नहीं थी। तभी अचानक सियोडैन की माँ वहाँ से गुजरी और उन्होंने उन दोनों को बातें करते देख लिया। ये खबर सुनते ही सियोडैन सन्न रह गई और तुरंत वहाँ से निकल गई। जुंगह्युक ने होटल पहुँचते ही छानबीन शुरू कर दी। उसे वहाँ कई लिसनिंग डिवाइसेस छिपे हुए मिले। ये देखकर सेरी बहुत हैरान हुई। जुंगह्युक जाने ही वाला था कि उसने उसे रोक लिया। उसे अभी भी डर था कि घर वापस जाने का उसका प्लान कहीं फेल न हो जाए। जुंगह्युक ने बस उसे थोड़ा संभल कर रहने की सलाह दी, गुड नाइट कहा और चला गया। उस वक्त सेरी को सुंग जून का नाम याद आया। अगर वो यहाँ आया है तो वापस भी जरूर जाएगा। अगर वो उसके साथ वापस जा सके तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा। जुंगह्युक ने चिढ़कर पूछा कि वो उस आदमी पर इतना भरोसा क्यों कर रही है। सेरी बोली कि हम यहाँ मिले हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं, ये नसीब का खेल है। जुंगह्युक को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो उस पर चिल्लाया कि तुम आसमान से गिरी और मैंने तुम्हें पकड़ा, फिर तुम भाग गई और दोबारा मुझसे ही मिली। अब इस बात को तुम क्या कहोगी। सेरी ने बस इतना कहा कि ये तो महज एक इत्तेफाक था। पर जुंगह्युक को ये बात हजम नहीं हुई। उसे लगा कि अभी जो मुलाकात हुई वो इत्तेफाक था। जुंगह्युक इतना बेचैन इसलिए था क्योंकि वो साबित करना चाहता था कि उनका दोबारा मिलना इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत थी। किसे पता था कि सेरी कहेगी कि उनका साथ होना तो किस्मत में लिखा था और ये सरहदों के पार वाला नसीब है। इस बार जुंगह्युक ने तुरंत मना कर दिया। जैसे ही वो बाहर निकला उसका सामना सियोडैन से हो गया। तभी सेरी भी उसी कमरे से बाहर निकल आई। अब वहाँ का माहौल एकदम अजीब और शर्मिंदगी भरा हो गया था। सेरी नहीं चाहती थी कि सियोडैन को कोई गलतफहमी हो, इसलिए उसने सफाई दी कि वो दोनों अलग अलग कमरों में थे, पर सियोडैन ने उसकी एक नहीं सुनी। जुंगह्युक के कमरे में वापस आने के बाद सियोडैन ने उसे बताया कि आज दोनों के घर वाले मिल रहे हैं और उसे वक्त पर पहुंच जाना चाहिए। ये कहकर वो तुरंत वहाँ से निकल गई। उस रात जब दोनों परिवार मिले तो उन्होंने अगले महीने के आखिर में शादी पक्की कर दी। जुंगह्युक ने ये सुनकर कोई ऐतराज नहीं जताया। जब सियोडैन बाथरूम गई तो वहाँ इत्तेफाक से उसे सेरी मिल गई और क्योंकि वो चाहती थी कि सेरी पीछे हट जाए, सियोडैन ने उसे जुंगह्युक के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। सेरी ये सुनकर बहुत हैरान हुई, पर फिर भी उसने मुस्कुराकर उन दोनों को दुआएं दी। उसने ये भी कहा कि वो शादी में नहीं आ पाएगी। सियोडैन बोली कि सेरी का यहाँ से गायब हो जाना उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। जब सुंग जून सेरी से मिलने आया तो उसने जानबूझकर अपना फोन ऑन रखा ताकि सेह्युंग सब सुन सके। उसने सेह्युंग से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे सेरी वापस अपने देश न लौट पाए। फिर वो चुलगांग के पास गया और सेरी की फोटो दिखाई। चुलगांग ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये तो जुंगह्युक की मंगेतर है। चुलगांग को उसकी पहचान पर शक होने लगा। सुंग जून ने चुलगांग को पैसे देने का लालच दिया ताकि वो उसे वापस जाने से रोक दे। इससे चुलगांग का दोहरा फायदा हो रहा था। एक तो उसकी पुरानी दुश्मनी का रास्ता साफ हो रहा था और ऊपर से उसे मोटी रकम भी मिल रही थी। उसने मानबोक को सेरी की हर हरकत पर नजर रखने को कहा। कुछ दिनों बाद मानबोक को खबर मिली और उसने फौरन चुलगांग को फोन घुमाया। इस वक्त सेरी एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस पर क्या मुसीबत आने वाली है। एक बड़ा ट्रक तेजी से उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उनका निशाना अंदर बैठी वो रईस लड़की ही थी। गाड़ी को करीब आते देख क्वांगबॉम ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया ताकि टक्कर न हो, पर ट्रक फिर भी उनके पीछे पड़ा रहा। सेरी अंदर बैठी बुरी तरह कांप रही थी। तभी
सामने से एक और ट्रक उनकी तरफ तेजी से आया। सेरी को अपनी मौत सामने दिखने लगी, पर उसी पल बराबर में चल रही एक मोटरसाइकिल वाले ने ट्रक के टायरों पर दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। क्वांग बॉम ने फुर्ती से गाड़ी बचाई। ट्रक में बैठे आदमी ने भी मोटरसाइकिल वाले पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थीं। तभी अचानक मोटरसाइकिल वाला नीचे गिर पड़ा। इसके बाद ट्रक फिर से सेरी की गाड़ी के पीछे पड़ गया। उसने सीधे जाकर सेरी की गाड़ी का रास्ता रोक लिया। अभी वो संभल भी नहीं पाए थे कि सामने वाली गाड़ी उनकी तरफ बढ़ी। इस वक्त सेरी की सीट बेल्ट अटक गई थी और वो उसे खोल नहीं पा रही थी। तभी जुंग ह्युक अपनी बाइक लेकर वहां आ पहुंचा, जिसे देखकर सेरी दंग रह गई। उसने बाइक को ट्रक की तरफ मोड़ा और खुद नीचे कूद गया, जिससे बाइक सीधे ट्रक के नीचे जा घुसी। बाइक के रास्ते में आने से ट्रक की रफ्तार कम हो गई। इसके बाद जुंग ह्युक ने अपनी गन निकाली और बाइक पर लगे एक्सप्लोसिव बैग पर निशाना साधा। देखते ही देखते गाड़ी में जोरदार आग लग गई। सेरी घबराकर जुंग ह्युक के पास भागी और पूछने लगी कि उसे चोट तो नहीं लगी। जैसे ही उनका ध्यान भटका, ट्रक का ड्राइवर लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा और उसने सेरी पर बंदूक तान दी। जुंग ह्युक ने ये देखा और उसे बचाने के लिए उसके सामने आ गया। पीछे खड़े क्वांग बॉम ने तुरंत गोली चलाई, पर अफसोस ड्राइवर की गोली क्वांग बॉम के पैर में लग गई। जुंग ह्युक ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और ड्राइवर को ढेर कर दिया। इसके बाद वो बेहोश हो गया। सेरी की जान निकल रही थी। क्वांग बॉम ने उससे कहा कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम कभी वक्त पर फ्लाइट नहीं पकड़ पाओगी। पर जुंग ह्युक की ये हालत देखकर सेरी ने वापस जाने का मौका छोड़ दिया। वो उसे लेकर अस्पताल भागी, क्योंकि उसके कंधे में गोली लगी थी। उसका काफी खून बह चुका था। अगर दिल की धड़कन रुक जाती तो जान को खतरा बढ़ जाता, पर मुसीबत ये थी कि अस्पताल में खून खत्म हो गया था। खुशकिस्मती से सेरी का ब्लड ग्रुप ओ था, जो किसी को भी दिया जा सकता है। आखिर में जुंग ह्युक की जान बच गई। सेरी पूरी रात उसके पास बैठी रही। जब जुंग ह्युक को होश आया तो उसने उसे फिर से खुद से दूर किया। वो इस बात पर गुस्सा था कि सेरी गई क्यों नहीं। सेरी बोली कि वो उसे इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती थी। जुंग ह्युक बोला कि उसे वापस भेजने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई थी, अब सब कुछ बेकार हो गया। उसने चिढ़कर पूछा कि आखिर वो चाहती क्या है। वो कितनी और मुश्किलें खड़ी करना चाहती है, तब जाकर उसे चैन मिलेगा। उसकी बातों से सेरी का दिल टूट गया। वो रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। तभी डॉक्टर अंदर आया और तारीफ करने लगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, यहाँ तक कि तुम दोनों का ब्लड ग्रुप भी एक ही है। अगर सेरी उसे खून न देती तो आज कोई अनहोनी हो जाती। सेरी का भी मन कर रहा था कि वो कहीं चली जाए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो कहाँ। वो पीछे मुड़ी तो देखा कि जुंग ह्युक ठीक उसके पीछे खड़ा था। सेरी ने उससे कहा कि उसे आराम करना चाहिए। जुंग ह्युक ने अपनी पिछली बातों के लिए उससे दिल से माफी मांगी। सेरी ने कहा कि तुम्हारा जिंदा रहना ही सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। जुंग ह्युक को भी समझ आ गया था कि वो सच में घर जाना चाहती थी, पर वो उसे बचाना भी चाहती थी। इससे पहले कि सेरी कुछ समझ पाती, जुंग ह्युक ने उसे चूम लिया। अगले दिन जब नर्स टेम्परेचर लेने आई तो उसने देखा कि जुंग ह्युक का चेहरा लाल पड़ रहा था, पर उसे बुखार नहीं था। नर्स ने मजे लेते हुए पूछा कि क्या उसने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि आज सुबह सवेरे कोई अस्पताल के दरवाजे के सामने किस कर रहा था। ये सुनकर सेरी शर्म से पानी पानी हो गई और इसी बीच जुंग ह्युक का बीपी अचानक बढ़ गया। नर्स भागकर डॉक्टर को बुलाने गई। उन दोनों के बीच का माहौल एकदम से भारी हो गया। कपड़े तह करने के बाद सेरी उन्हें वहीं छोड़कर चली गई। जुंग ह्युक मुड़ा और उसने अपनी फौजी वर्दी पर बना वो छोटा सा हार्ट देखा। इसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। जैसे ही सेरी दरवाजे पर पहुंची, उसे जुंग ह्युक के साथी मिले जो उसका हाल चाल जानने आए थे। जब वो वापस कमरे में गई तो जुंग ह्युक सोने का नाटक करने लगा। जीसू उसे छेड़ने लगा। वैसे तो ये मार्शल आर्ट्स में बड़ा उस्ताद बनता है, पर फिर भी इसे गोली लग गई। इसकी तो नाक ही कट गई होगी। सेरी ने तुरंत सफाई दी कि उसे चोट मुझे बचाने के चक्कर में लगी है। जीसू बोला कि गोली से बचना तो उसके लिए बहुत आसान था। सेरी को उनकी बातें अच्छी नहीं लगी और उसने सबको बाहर भगा दिया। असल में उसे पता चल गया था कि जुंग ह्युक काफी देर से नाटक कर रहा है। उसने उससे पूछा कि क्या सच में वो गोली से नहीं बच सकता था। जुंग ह्युक बोला कि उसने जानबूझकर गोली नहीं बचाई, क्योंकि अगर मैं बच जाता तो गोली तुम्हें लग जाती। ये सुनकर उसका दिल भर आया। उस रात सेरी ने जमीन पर बिस्तर लगाकर सोने का सोचा। जुंग ह्युक को डर था कि उसे ठंड लग जाएगी, इसलिए उसने उसे बेड पर सोने को कहा ताकि वो खुद जमीन पर सो सके। सेरी को उसके जख्म की फिक्र थी। उसने उसे नीचे उतरने से साफ मना कर दिया। आखिर में उन दोनों को उस छोटे से सिंगल बेड पर ही गुजारा करना पड़ा। अगले दिन सेरी ने सूमजून से संपर्क किया। वो फोन पर बात नहीं करना चाहता था, वो आमने सामने मिलना चाहता था। सेरी फोन बूथ से बाहर निकली ही थी कि उसने फौजियों की एक टुकड़ी को आते देखा। वो फौरन छुप गई, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वो चुलगांग के आदमी थे जो जुंग ह्युक को पकड़ने आए थे। चुलगांग हमेशा से जुंग ह्युक को फंसाना चाहता था, पर उसे ये नहीं पता था कि जुंग ह्युक का खानदान कितना पहुंच वाला है। उसने हथियारों वाला फॉर्म उसके मुंह पर मारा। उस पर जुंग ह्युक के साइन थे, एक 9 मिलीमीटर की सबमशीन गन और एक ग्रेनेड लॉन्चर। चुलगांग ने झूठा इल्जाम लगाया कि जुंग ह्युक ने साउथ कोरियन जासूस को बचाने के लिए अपने ही देश की सेना पर गोलियां चलाईं। जुंग ह्युक ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने अपनी मंगेतर को बचाने के लिए ये सब किया। उसने तो उन लोगों पर गोली चलाई जिन्होंने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था, पर चुलगांग किसी भी कीमत पर उसे दोषी साबित करना चाहता था। इसके बाद चुलगांग ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जुंग ह्युक को घसीट कर ले चलो। तभी अचानक जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो के डायरेक्टर वहां पहुंच गए। ये जुंग ह्युक के पिता थे। सेरी वहां हालात जानने आई थी और उसने सीओ डैन को भी अस्पताल आते देख लिया। वो हड़बड़ी में एक दूसरे मरीज के
स्ट्रेचर को धक्का देकर भाग निकली। मिस्टर चुंगरियल को समझ नहीं आ रहा था कि सेना उनके बेटे को क्यों ले जाना चाहती है, इसलिए उन्होंने जुंग ह्युक को डांटा। तभी सियोडैन और उसकी माँ कमरे में आ गईं। आगे से ऐसा कुछ न हो इसलिए सियोडैन की माँ ने उसे नौकरी बदलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में एक विधवा का होना काफी है, वो जुंग ह्युक को कुछ नहीं होने दे सकती। सियोडैन से ये सब सहा नहीं गया और उसने अपनी माँ को चुप करा दिया। जुंग ह्युक ने सबको बताया कि सर्जरी अच्छी रही और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी सियोडैन की नजर उस हार्ट पर पड़ी जो जुंग ह्युक की वर्दी पर था। वो फौरन सब समझ गई। जब दोनों परिवार चले गए तो उसने पूछा कि क्या वो औरत उसका ख्याल रख रही है। जुंग ह्युक ने भी उसे सीधे सीधे बता दिया, सच तो ये है कि मैं सेरी से प्यार करता हूँ। पहले उसने सोचा था कि भले ही वो सियोडैन को पसंद नहीं करता फिर भी शादी कर लेगा, पर अब वो ऐसी शादी नहीं कर सकता जब उसके दिल में कोई और बस चुका है। सियोडैन बोली कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सेरी जाने वाली है, तुम्हें डर है कि तुम उसे दोबारा नहीं देख पाओगे, इसीलिए तुम बेचैन हो रहे हो। तुम इसे प्यार समझ रहे हो। कुछ भी हो हमारी शादी नहीं रुकेगी। अगर तुम्हें वो इतनी ही पसंद है तो पसंद करते रहो, जब वो चली जाएगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये कहकर सियोडैन मुड़ी और चली गई और तब तक सुंग जून सेरी को ले जा चुका था। वो दोनों सुंग जून के ठिकाने पर पहुंचे। सेरी ने घबराकर पूछा कि क्या उसने उसके पिता को खबर दी है। उसे शांत रखने के लिए सुंग जून ने झूठ बोल दिया कि उसने घर पर बात कर ली है। जब उन्हें पता चला कि तुम जिंदा हो तो सब बहुत खुश हुए। बस तुम्हारी गैर मौजूदगी की वजह से मीटिंग की तारीख आगे बढ़ा दी गई है, पर सच तो कुछ और ही था। मीटिंग के दौरान सेरी के पिता ने सबके सामने उसकी मौत का ऐलान कर दिया। ये सुनकर सब दंग रह गए। सियोडैन अब जल्दी से जुंग ह्युक से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी माँ के साथ वेडिंग ड्रेस चुनने गई। दुकान के मालिक ने साउथ कोरिया की एक मशहूर फैशन मैगजीन निकाली। सियोडैन ने उसमें सेरी की फोटो देख ली। पता चला कि ये वही कंपनी थी जिसे सेरी ने खड़ा किया था। उसमें उसकी मौत की खबर भी साफ साफ लिखी थी। सियोडैन इतनी परेशान हो गई कि वहाँ से निकल गई। इधर जुंग ह्युक को पता चला कि सेरी गायब है। सीसीटीवी में उसे सुंग जून दिखा। गाड़ी का नंबर जांचने पर पता चला कि वो सरकारी गाड़ी थी। जुंग ह्युक ने सुंग जून का ठिकाना एक अफसर से उगलवा लिया। इसके बाद जख्मी होने के बावजूद वो सेरी की तलाश में निकल पड़ा। तभी अचानक सियोडैन गुस्से में वहाँ आ पहुंची। उसने सीधे सीधे जुंग ह्युक को सेरी की असलियत बता दी और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। जुंग ह्युक के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने सफाई दी कि ये एक गलतफहमी है और सब इत्तेफाक से हुआ। सियोडैन ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने सेरी को भागने में मदद की तो वो अपनी जान और रुतबा सब कुछ खो देगा। उसने पूछा कि फिर भी वो उसे क्यों पसंद करता है। जुंग ह्युक बोला कि कोई मरना नहीं चाहता पर उसके पास कोई और चारा नहीं है। सियोडैन ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। जुंग ह्युक ने कहा कि वो उस इंसान को नहीं बचा पाया जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। असल में जुंग ह्युक का बड़ा भाई एक गहरी साजिश का शिकार होकर मारा गया था। तब से वो खुद को कसूरवार मानता है। इसलिए जुंग ह्युक को अब सेरी की हिफाजत करनी ही होगी ताकि वो सही सलामत घर लौट सके। इस रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा। सियोडैन ने कहा कि अगर तुम्हें किसी की परवाह नहीं और तुम बस सेरी को बचाना चाहते हो तो मैं भी अपने मंगेतर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जैसे ही जुंग ह्युक जाने लगा सियोडैन ने उसे आखिरी चेतावनी दी कि ऐसा कुछ मत करना जिससे बाद में पछताना पड़े। इसके बाद जुंग ह्युक सेरी को ढूंढने जंगल की तरफ निकल गया। इधर सेरी सुंग जून से पूछ रही थी कि वापस जाने का उसके पास क्या तरीका है। सुंग जून ने पूरे भरोसे के साथ वादा किया कि वो उसे किसी खतरे में नहीं डालेगा। वो बड़े आराम से बिजनेस क्लास में बैठकर अपने घर जा पाएगी। पता चला कि सुंग जून के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। अगर सेरी उससे शादी करने के लिए मान जाए और एम्बेसी में नया पासपोर्ट बनवा ले तो वो उसकी पत्नी बनकर कोरिया लौट सकती है। उसने सारे कागजात भी तैयार रखे थे, बस सेरी की हाँ का इंतजार था। इसके बाद सेरी कमरे में बैठकर उन कागजों को देखने लगी। तभी सुंग जून ने उसे बताया कि आज क्रिसमस ईव है, वो उसके साथ डिनर करना चाहता था। सेरी खिड़की के पास खड़ी होकर गिरती हुई बर्फ देखने लगी। उसे अपने घर की और भी ज्यादा याद आने लगी। जब वो दोनों टेबल पर बैठे तो सुंग जून ने फिर से शादी की बात छेड़ी। भले ही ये कागजी शादी थी पर उसने कहा कि रस्में तो पूरी करनी होंगी। उसने कहा कि शादी की अंगूठी जरूरी है। सुंग जून को उम्मीद थी कि 7 साल पहले जो रिश्ता टूटा था वो आज फिर से जुड़ सकता है। फिर वो उठा और सेरी के पास जाकर उसे अंगूठी पहना दी। सेरी अभी भी सोच में डूबी थी। इसी बीच जुंग ह्युक जंगलों के रास्ते सुंग जून के ठिकाने पर पहुंच गया। वो दबे पांव घर के पास आया। उसने बिजली का मेन बॉक्स खोला और फौरन स्विच बंद कर दिया। पूरे घर में अंधेरा छा गया। उन दोनों को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। बाहर जुंग ह्युक सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ रहा था। अचानक सेरी की नजर बाहर जुंग ह्युक पर पड़ी। वो बुरी तरह चौंक गई। उसे लगा कि वो तो अस्पताल में था, फिर यहाँ क्यों आया। जुंग ह्युक को गार्ड से पिटते देख वो बाहर भागने लगी, पर सुंग जून ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि अगर तुम जुंग ह्युक के पास गई तो उसकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। तुम तो सुरक्षित लौट जाओगी, पर क्या जुंग ह्युक का भी वही हाल होगा। अब सियोडैन को भी तुम्हारी सच्चाई पता है। अगर उसे लगा कि जुंग ह्युक अभी भी तुम्हें बचा रहा है तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। सियोडैन सब कुछ खोल देगी और जुंग ह्युक मारा जाएगा। सुंग जून ने कहा कि बस अपनी आंखें मूंद लो और ये सब बर्दाश्त कर लो तो सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सेरी ने एक कड़ा फैसला लिया। वो बाहर गई और जानबूझकर जुंग ह्युक पर चिल्लाने लगी कि वो यहाँ क्यों आया है। जुंग ह्युक बोला कि वो उसे लेने आया है। उसे लगा कि शायद वो उसका इंतजार कर रही होगी। सेरी ने अपने आंसू रोकते हुए कहा कि वो उसका इंतजार नहीं कर रही थी। उसने झूठ कहा कि वो सुंग जून से शादी के लिए मान गई है। तभी जुंग ह्युक की नजर सेरी
सेरी के हाथ की अंगूठी पर पड़ी। सेरी ने उसे टोकते हुए कहा कि अब मेरा रास्ता मत रोको। उसने कहा कि वो बस यहाँ से जल्दी निकलना चाहती है, तुम्हारा यहाँ आना मुझे बहुत परेशान और चिड़चिड़ा कर रहा है। जुंगह्युक आगे बढ़ा और पूछा कि क्या वो सच कह रही है। सेरी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कह दिया। ये सुनकर जुंगह्युक ने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसके फैसले का सम्मान किया। फिर वो उस बर्फीली रात में अकेला वहाँ से चला गया। इस वक्त सेरी अपना दर्द छुपा नहीं पा रही थी। उसे फिर से जुंगह्युक की फिक्र सताने लगी। बाहर बहुत ठंड थी। उसे लगा कि कहीं वो सड़क किनारे बेहोश न हो जाए। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने गाड़ी उठाई और उसके पीछे चल दी। बर्फ और तेज होने लगी थी। आखिर में सेरी को जुंगह्युक दिख गया। वो गाड़ी से उतरी और उसकी तरफ भागी। जुंगह्युक ने फौरन उसे गले लगा लिया। वो उसे फिर कभी खोना नहीं चाहता था। इसी दौरान मानबोक को जुंगह्युक के भाई की मौत का मंजर याद आया। उस वक्त मानबोक की पिटाई हो रही थी क्योंकि उसने दूसरों की बातें सुनी थी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर तभी सामने वाले ने चाकू निकाल लिया। मानबोक डर के मारे कांपने लगा। तभी किसी ने उस हमलावर को जोरदार लात मारी। वो जुंगह्युक का बड़ा भाई मुह्युक था। कई फौजी डर के मारे वहाँ से भाग निकले। अपने सीनियर को देखकर मुह्युक ने हाथ बढ़ाकर मानबोक को उठाया। उसे पहली बार अपनी इज्जत महसूस हुई। मौत की वजह वो जानकारी ही थी जो मानबोक ने दी थी। तब से वो पछतावे की आग में जल रहा है। उसे अक्सर रात में नींद नहीं आती और वो पीने के लिए बाहर निकल जाता है। आखिर में मानबोक ने अपनी पत्नी से सब सच उगल दिया, जो इतने सालों से उसके साथ साये की तरह रही थी। उसने बताया कि जुंगह्युक के बड़े भाई की मौत का जिम्मेदार वही है। ये सुनकर उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जुंगह्युक का सामना कैसे करे। अगर वो ऐसे इंसान को मार दे जो उसकी दिल से इज्जत करता था और उसके लिए काम करे जो उसे कीड़ा समझते हैं, तो उसकी जिंदगी एक बोझ बन जाएगी। अपनी पत्नी की सलाह मानकर मानबोक ने आखिरकार खुद को बदलने का फैसला कर लिया। अगले दिन जब उसने फिर से सेरी की बातें सुनी तो उसे पता चला कि वो दोनों सही सलामत घर पहुंच चुके हैं। तभी फोन की घंटी बजी। वो चुलगांग था, जो ये जानना चाहता था कि क्या जुंगह्युक और सेरी वापस आ गए हैं। मानबोक के पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसने उसे गलत जानकारी दे दी। उधर जुंगह्युक और सेरी अपने घर लौट आए थे। पड़ोस की औरतों ने सेरी को फिर से अपने पास बुला लिया। उन्होंने बड़े प्यार से उसका हालचाल पूछा। सेरी उन सबकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी, इसलिए उसने सबको गिफ्ट्स देने का सोचा। पर मिसेज ओग्यम ने मजाक में कह दिया कि सेरी तो खुद उनके बीच सबसे गरीब है। सेरी ने तुरंत अपने हाथ की वो कीमती अंगूठी दिखाई। इसके बाद वो सब गिरवी रखने वाली दुकान पर पहुंचे। मालिक ने मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे ध्यान से देखा और कर्नल की पत्नी की गारंटी मिलते ही वो उसे खरीदने के लिए उतावला हो गया। इससे पहले कि दुकानदार कुछ बोलता, सेरी ने सीधा 50 लाख वॉन की कीमत मांग ली। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। दुकानदार तो सन्न रह गया और उसने अपने पास का सारा कैश बाहर निकाल कर रख दिया। जब पैसे गिने गए तो वो सिर्फ 1,40,000 वॉन निकले। सेरी ने कहा कि चलो थोड़ा सस्ता लगा दूंगी, पर दुकानदार अब उसे खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी मिसेज वोल्सूक ने दुकानदार के कान में कुछ फुसफुसाया। सुनकर दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके बाद वोल्सूक ने सुझाव दिया कि हीरो के बदले दुकान से कुछ सामान ले लिया जाए। सेरी को तुरंत एक मेंस वॉच पसंद आ गई। सौदा पक्का होने के बाद औरतों की टोली खुशी खुशी सड़क पर चलने लगी और सबके हाथों में कुछ न कुछ सामान था। सेरी ने भी उस घड़ी के बॉक्स को बड़े प्यार से पकड़ा हुआ था। उसे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि वोल्सूक ने दुकानदार से आखिर कहा क्या था। पता चला कि उसने कहा था कि सेरी का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और उसका दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अगर दुकानदार ये अंगूठी रख ले तो सेरी इसे छुड़ाने वापस जरूर आएगी। सेरी हंस पड़ी और बोली कि ये तो वाकई कमाल की चाल थी। जैसे ही वो अपना गिफ्ट लेकर घर की ओर मुड़ी, दो आदमियों ने उसे बंदूक दिखाकर रोक लिया। सेरी बुरी तरह डर गई। इसके बाद वो उसे उठाकर ले गए। उसके हाथ से वो गिफ्ट भी जमीन पर गिर गया। सेरी को जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया और उसका फोन छीनकर उसे जुंगह्युक को कॉल करने के लिए मजबूर किया गया। जुंगह्युक जब घर पहुंचा तो उसने वो क्रिसमस ट्री देखा जो सेरी ने उसके लिए सजाया था। वो बहुत खुश हुआ, पर जैसे ही वो बाहर निकला, सेरी का फोन आ गया। उसने कहा कि वो सुंगजून के साथ जा रही है, पर जुंगह्युक बस एक बार उससे अलविदा कहना चाहता था। उसने कहा कि वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो भागकर उसके पास आएगा। सेरी ने उससे जिद न करने को कहा और दुआ दी कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। तभी गैंग लीडर ने उसे फोन नीचे रखने का इशारा किया। आखिर में सेरी ने जुंगह्युक से अपने प्यार का इजहार किया। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। जुंगह्युक के पैरों तले जमीन खिसक गई। सेरी उस वक्त मौत के साये में थी। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जुंगह्युक जैसे ही घर पहुंचा, उसके पड़ोसी ने उसे रोका और बताया कि फौज उसके घर की तलाशी ले रही है। वो आंगन में गया तो देखा कि सब कुछ तहस नहस हो चुका था। यहाँ तक कि वो टमाटर का पौधा भी कुचल दिया गया था जो सेरी ने उसके लिए लगाया था। जैसे ही वो उसे उठाने लगा, चुलगांग अपने आदमियों के साथ घर से बाहर निकला। उसने जुंगह्युक से सेरी के बारे में पूछताछ की, क्योंकि उसने पहले ही पता लगा लिया था कि वो यूनिट 11 की मेंबर नहीं है। ये एक सबूत ही जुंगह्युक और उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए काफी था। उसने कहा कि उसकी ताकत दूसरों से सच उगलवाना है, बस उन्हें तब तक पीटो जब तक वो अधमरे न हो जाएं। यह सुनकर जुंगह्युक को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत चुलगांग का गला पकड़ लिया और उसे एक जोरदार मुक्का जड़ा। जब वो दोबारा हमला करने वाला था, तभी पीछे खड़े फौजियों ने उसे रोक लिया। फिर उन्होंने उसे फौरन जमीन पर पटक दिया। उन फौजियों ने उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। इस वक्त चुलगांग अपनी जीत पर बहुत खुश हो रहा था। फिर उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जुंगह्युक
ह्युक को यहाँ से ले जाओ। आखिर में उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया। इधर सेरी को भी एक कमरे में कैद कर दिया गया था। वो कितना भी चिल्लाई पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऊपर से वहाँ दिन रात सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही थी। सीओ डैन को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हालात में जुंग ह्युक पहली बार उससे इसी बिल्डिंग में मिलने की जिद करेगा, और वो भी सिर्फ सेरी का पता ठिकाना पूछने के लिए। वो गुस्से से लाल पीली हो गई। एक आदमी जिसकी शादी होने वाली है, वो अभी भी दूसरी औरत की सलामती की फिक्र कर रहा था। सीओ डैन ने कहा कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है। शादी होने तक जुंग ह्युक चुपचाप यहीं बंद रहेगा। शादी वाले दिन ही उसे आजाद किया जाएगा। इसी बीच जुंग ह्युक ने अंदाजा लगा लिया कि सीओ डैन ने उसके पिता से मदद मांगी है। सेरी के लिए जुंग ह्युक की फिक्र देखकर सीओ डैन ने चिढ़कर कह दिया कि उसने सेरी को मरवा दिया है, अब वो उसे कभी नहीं देख पाएगा। इसके बाद उसने उसे हार मानने की सलाह दी। जाने से पहले जुंग ह्युक ने सीओ डैन से कहा कि अपने ससुर से कह देना, अगर उन्होंने सेरी के एक बाल को भी छुआ तो वो अपने इकलौते जिंदा बेटे को भी खो देंगे। उस वक्त सीओ डैन गुस्से और मायूसी से भर गई। जुंग ह्युक जल्दी बाहर निकलना चाहता था, इसलिए उसने अपने साथियों से कहा कि ये खबर फैला दो कि उसका खानदान कितना बड़ा है। जब जुंग ह्युक ने बताया कि वो जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो के डायरेक्टर का बेटा है तो जीसू की हंसी छूट गई। जुंग ह्युक को उम्मीद थी कि ये खबर फैलने से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकल आएगा, इसलिए उसे सबकी मदद चाहिए थी। पर जीसू को लगा कि जुंग ह्युक के दिमाग में चोट लग गई है। जुंग ह्युक ने पीछे से ये सुन लिया। उसने कहा कि ये सब सच है। इसके बाद उन्होंने जुंग ह्युक की बात मानी और बाथरूम में जाकर ये खबर फैलाना शुरू कर दिया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उनके जाने के बाद बहुत से लोगों ने ये बात सुनी। सबको जुंग ह्युक की बात पर यकीन हो गया। बस जीसू को अब भी थोड़ा शक था। सच में जैसे ही खबर फैली, आधे दिन के अंदर पूरे गांव को इस बात का पता चल गया। यंगा जब घर लौटी तो उसने अपने पति से जुंग ह्युक के बारे में पूछा। कर्नल बोला कि आजकल के जवान बहुत बदतमीज हो गए हैं। जुंग ह्युक अपने सीनियर को ऐसे कैसे पीट सकता है? अब उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। यंगा ने अपने पति से पूछा कि क्या उसे पता है कि जुंग ह्युक ने ऐसा क्यों किया? कर्नल ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है? यंगा ने पूछा कि क्या तुम कभी जनरल पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से मिले हो? कर्नल बोला, मुझ जैसा छोटा आदमी इतने बड़े अफसर से कैसे मिल सकता है? कर्नल ने फिर अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उनसे मिलने का कोई जरिया है? यंगा ने तुरंत जवाब दिया कि जरिया तो था, पर तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। यंगा ने बताया कि जुंग ह्युक असल में उन्हीं डायरेक्टर का बेटा है। कर्नल के होश उड़ गए और उसे यकीन ही नहीं हुआ। यंगा को अपने निकम्मे पति पर बहुत गुस्सा आया। उसने पहले भी कहा था कि जुंग ह्युक का खास ख्याल रखना। इसी वक्त सेरी के उस अंधेरे कमरे का दरवाजा अचानक खुला। दो फौजी उसे घसीटकर बाहर ले गए। सेरी को जुंग ह्युक के पिता के सामने पेश किया गया। उसे लगा कि ये सीओ डैन के पिता हैं। वो दिखने में बिल्कुल सीओ डैन जैसे थे, खासकर जिस तरह से वो दूसरों को घूर रहे थे। सेरी ने कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि आपने मुझे किडनैप क्यों किया है। आखिर मैंने आपकी बेटी के भविष्य में रोड़ा अटकाया है और आप दोनों के रिश्ते पर असर डाला है। डायरेक्टर ने उससे पूछा कि वो जुंग ह्युक के पीछे क्यों पड़ी है और यहाँ से जा क्यों नहीं रही। सेरी को लगा कि वो गलत सोच रहे हैं। उसने कहा कि वो तो एक बवंडर की वजह से यहाँ आ गिरी है, मैं तो खुद एक शिकार हूँ। ऊपर से उसने बताया कि वो कोरिया के एक रईस खानदान से है और उसकी खुद की बहुत बड़ी फैशन कंपनी है। अगर ऐसा होता तो मेरा कोई और मकसद क्या हो सकता था? क्या मैं यहाँ जानबूझकर दुख झेलने भाग कर आई हूँ? एक रईस खानदान की लड़की होने के नाते मेरी रोज की सबसे बड़ी सिरदर्दी बस ये होती थी कि अपने ढेर सारे पैसे कैसे खर्च करूँ और क्या मैं मरने से पहले अपनी सारी दौलत खत्म कर पाऊंगी या नहीं। और चूंकि जुंग ह्युक बहुत नेक दिल इंसान है, उसने मेरी मदद की। डायरेक्टर ने पूछा कि क्या उनके बीच सिर्फ इतना ही रिश्ता था। सेरी के पास अब सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कह दिया कि वो वाकई जुंग ह्युक को बहुत पसंद करती है। उसे खुद नहीं पता कि उसे कब उससे प्यार हो गया, पर उसने कहा कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब अपने देश वापस जाने वाली है। इसके बाद सेरी ने उन्हें अपना होने वाला ससुर कहकर बुलाया और मदद मांगी। उसने कहा कि जिस तरह उन्होंने उसे किडनैप किया है, उसे देखकर कोई भी बता सकता है कि वो बहुत ताकतवर आदमी है, जबकि जुंग ह्युक तो बस एक छोटा सा कैप्टन है। उसके पास कोई खास पावर नहीं है। डायरेक्टर इतने गुस्से में थे कि उनकी बोलती बंद हो गई। सेरी बोली कि अगर वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाएं, तो अपने देश वापस पहुंचकर वो उन्हें मालामाल कर देगी। इसके बाद दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे। नतीजा ये हुआ कि फौजियों ने सेरी को घसीटा और ले जाकर बंद कर दिया। जुंग ह्युक की माँ ने देखा कि उसने न कुछ खाया है और न पिया। उन्होंने अभी अभी उसकी और डायरेक्टर की बातें सुनी थीं। उन्हें महसूस हुआ कि सेरी सच में जुंग ह्युक को चाहती है, इसलिए वो उसे अपने बेडरूम में ले आई। जब सेरी ने बुक शेल्फ देखी तो उसे सब जाना पहचाना सा लगा। ये बिल्कुल जुंग ह्युक के स्टाइल जैसा था। ये सोचते ही उसने फौरन अंदाजा लगा लिया कि सामने खड़ी औरत जुंग ह्युक की माँ है। जुंग ह्युक के कमरे में होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और जुंग ह्युक के बचपन का फोटो एल्बम पलटने लगी। वो बार बार यही कह रही थी कि वो बचपन से ही कितना हैंडसम है। इतना ही नहीं, उसने उसकी हैंडराइटिंग को भी बहुत क्यूट बताया। अगले दिन जुंग ह्युक की माँ ने उसके लिए नूडल्स बनाए। चखने के बाद सेरी ने तारीफ की कि जुंग ह्युक को खाना बनाने का हुनर अपनी माँ से ही मिला है। माँ ने फिर पूछा कि क्या जुंग ह्युक ने कभी उसके लिए नूडल्स बनाए थे? सेरी बोली कि सिर्फ नूडल्स ही नहीं, उसने तो मेरे लिए कॉफी भी बनाई थी। वो अपनी माँ की तरह ही बहुत नरम दिल है। उस पुराने हादसे के बाद से जुंग ह्युक ने किसी को अपने करीब
नहीं आने दिया था, बल्कि वो हमेशा सबसे उखड़ा उखड़ा रहता था। पर अब सेरी कह रही थी कि वो बहुत ही फिक्र करने वाला इंसान है। ये सुनकर माँ को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जुंग ह्युक की माँ ने इस बहू को अपना लिया है। इसी बीच कर्नल ने अपनी जान पहचान लड़ाकर जुंग ह्युक को छुड़वा लिया। बाहर निकलते ही वो सीधे अपने माता पिता के घर पहुंचा। घर में कदम रखते ही उसने गुस्से में पूछा कि सेरी कहाँ है। उसके पिता ने उसे फौरन लताड़ा कि उसे अपने करियर की कोई फिक्र नहीं है। जुंग ह्युक बोला कि उसे सेरी की फिक्र है, इसीलिए उसने ये सब किया। वो बाद में पछताना नहीं चाहता था। अगर मैंने थोड़ी फुर्ती दिखाई होती तो शायद मेरा बड़ा भाई आज जिंदा होता। कि वो अब और खुद को कसूरवार मानकर नहीं जीना चाहता। वो बोले कि ये एहसास तो मरने से भी बदतर है। असल में जुंग ह्युक अपने भाई को बचा नहीं पाया था, जिसका दुख उसे आज भी है। वापस आते वक्त उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसे डर था कि सेरी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी उसकी माँ ने पास आकर उसे शांत होने को कहा। फिर उसकी माँ सेरी को बाहर लेकर आई। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, उन्हें एक दूसरे का दर्द महसूस हो गया। इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार वो दोनों फिर मिल गए। उन्होंने अपने माता पिता के सामने ही अपना प्यार जाहिर कर दिया। जब सेरी ने उसके चेहरे पर जख्म देखे तो उसका दिल भर आया। जुंग ह्युक ने देर से आने के लिए उससे माफी मांगी, पर सेरी बोली कि माफी तो उसे मांगनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जुंग ह्युक हमेशा मुसीबत में फंस जाता है। जुंग ह्युक ने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछे। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब लग रहे थे। पास खड़े डायरेक्टर से ये सब और देखा नहीं जा रहा था। माहौल शांत होने के बाद डायरेक्टर ने जुंग ह्युक से पूछा कि मुझ पर चिल्लाने के बाद अब क्या तुम्हें चैन मिल गया। सेरी ने धीरे से जुंग ह्युक को इशारा किया कि वो अपने पिता से माफी मांग ले। सेरी की इस समझदारी ने उसके होने वाले ससुर का दिल जीत लिया। वो किसी बदतमीज बेटे की तरह और गुस्सा नहीं कर पाया। जुंग ह्युक ने सेरी से पूछा कि तुम आखिर किसकी तरफ हो, पर तभी अचानक उसके पिता ने उसे ही झाड़ दिया। उस वक्त जुंग ह्युक के पास कोई चारा नहीं था। उसे चुपचाप सिर झुकाकर माफी मांगनी पड़ी। डायरेक्टर ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने सेरी को छिपाकर पूरे खानदान को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है। जुंग ह्युक ने तुरंत मान लिया कि ये सब उसकी गलती थी और इसमें सेरी का कोई हाथ नहीं है। पर उसके पिता बोले कि सेरी ने अपनी सारी गलतियां मान ली हैं और उसने तो ये तक कहा कि उसने मुझे धमकाया था ताकि मैं आर्मी को खबर न कर सकूं। जुंग ह्युक ने फौरन सफाई दी कि उसने रिपोर्ट इसलिए नहीं की क्योंकि उसे डर था कि कहीं सेरी को चोट न पहुंच जाए। किसी को नहीं पता था कि पकड़े जाने के बाद उसके साथ क्या होगा। बहुत मुमकिन था कि उसे मारा पीटा जाता या उसका फायदा उठाया जाता, या फिर वो बिना किसी को पता चले कहीं गायब कर दी जाती। इसलिए वो उसे वहां नहीं जाने दे सकता था। सेरी ये सब सुनकर बहुत भावुक हो गई। दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देखने लगे। ये नजारा देखकर डायरेक्टर फिर से भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। जुंग ह्युक ने सेरी का हाथ पकड़ा और जाने लगा, पर उसकी माँ ने उन्हें खाने के लिए रोक लिया। तो डायरेक्टर की बेबसी वाली नजरों के सामने ही वो तीनों उन्हें छोड़कर चले गए। इधर सीओ डैन का मूड बहुत खराब था, तो वो सूंग जून से मिलने चली गई। उसने बताया कि वो हाई स्कूल के दिनों से जुंग ह्युक को पसंद करती है। उस वक्त जुंग ह्युक बास्केटबॉल में बहुत माहिर था। यही नहीं, उसने 3 नेशनल अवार्ड्स भी जीते थे। तब से उसकी नजरों में सिर्फ जुंग ह्युक ही था। जब दोनों परिवारों ने उनकी सगाई पक्की कर दी तो सीओ डैन खुशी खुशी स्विट्जरलैंड उसे ढूंढने चली गई। पर जब वो उससे मिली तो उसने बड़े अदब से उसका स्वागत किया, जैसे वो पहली बार मिल रहे हों। उसी वक्त सीओ डैन समझ गई थी कि वो उसे भाव नहीं दे रहा। ये बात साफ थी कि वो सेरी से बहुत पहले जुंग ह्युक को जानती थी, पर अब हालात ऐसे हो गए थे। सीओ डैन को नशे में धुत देखकर सुंग जून का दिल भी थोड़ा पिघल गया। वो उसे जितनी बार देखता उसे लगने लगा कि वो उसी के टाइप की लड़की है। तभी सीओ डैन ने उसे छेड़ा कि तुम देखने में तो काफी हैंडसम हो, पर क्या सेरी ने तुम्हें लात नहीं मार दी? अगर उसका ब्रेकअप न हुआ होता तो बात यहाँ तक न पहुँचती। आखिर में नशे में चूर सीओ डैन को सुंग जून घर छोड़ने गया और वो तो उसे रात भर रुकने के लिए कहने लगी। उसकी माँ तो ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। इधर सेरी को बहुत बेचैनी और डर महसूस हो रहा था, क्योंकि वो जुंग ह्युक के घर पर सो रही थी। तो उसने उसके लिए एक गाना बजाया। फिर उसने जुंग ह्युक से उस गाने का नाम पूछा। उसने म्यूजिक की समझ रखने वाले बहुत से लोगों से पूछा था, पर किसी को उस गाने का नाम नहीं पता था। जुंग ह्युक ये सुनकर दंग रह गया। वो खड़ा हुआ और पूछा कि उसे ये गाना कैसे पता। सेरी ने बताया कि स्विट्जरलैंड की यात्रा के दौरान उसने गलती से किसी को ये गाना बजाते सुना था। उस वक्त उसे ये धुन इतनी पसंद आई कि उसे याद हो गई। इसके बाद जुंग ह्युक ने खुद वो गाना उसके लिए बजाया। सेरी ये देखकर हैरान रह गई। असल में अपने भाई की मौत की खबर मिलने के बाद जुंग ह्युक वहाँ से जाने से पहले स्विट्जरलैंड की झील के किनारे बैठा था। उसने ये गाना पहली और आखिरी बार वहीं बजाया था। किस्मत भी क्या चीज है, वो गाना गलती से सेरी ने सुन लिया था। सेरी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वक्त उसे दुनिया से नफरत हो गई थी। वो किसी खूबसूरत जगह जाकर थोड़ा सुकून पाना चाहती थी ताकि वो खामोशी से दुनिया छोड़ सके, पर वही था जिसने उसे बचाया था। जुंग ह्युक ने अचानक कहा कि तुम कल वापस जा सकती हो। सेरी ये सुनकर सन्न रह गई। पता चला कि जेल से छूटने के बाद जुंग ह्युक ने कर्नल से एक मदद मांगी थी। वो ये कि अपने साथियों के लिए एक इमरजेंसी हैंडओवर ऑर्डर जारी कर दें। पुराने प्लान के मुताबिक अगले साल की शुरुआत तक उनकी बारी नहीं आने वाली थी। जब सबको शक हुआ तो क्वांग बॉम ने तुरंत कहा कि ये सब सेरी को सुरक्षित भेजने के लिए किया जा रहा है। उस जगह को उन लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता था, और तो और वो जगह उन्हीं की चौकसी में थी। वो पूरा इलाका उन्हीं का था। जब सारी तैयारी हो गई तो वे गाड़ी में सवार
होकर निकल पड़े। इसी दौरान चुलगांग ने मिलिट्री मिनिस्टर के साथ हाथ मिला लिया और सीधे डायरेक्टर के घर अपने आदमी भेज दिए। वे इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें गद्दी से हटाना चाहते थे। इसके लिए वे ऊपर से एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर भी ले आए थे। फिर चुलगांग ने तुरंत पूरे घर में सेरी की तलाशी शुरू करवा दी। ऐसा लग रहा था कि जब तक वो सेरी को ढूंढ नहीं लेगा तब तक शांत नहीं बैठेगा। डायरेक्टर ने अपनी घड़ी देखी, 2 घंटे बीत चुके थे। उन्हें लगा कि अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। मिलिट्री मिनिस्टर को शर्मिंदगी में कहना पड़ा कि उन्हें किसी ने गलत जानकारी दी थी। जब चुलगांग मायूस होकर वापस लौटा तो मिलिट्री मिनिस्टर ने आगे बढ़कर उसे एक लात मारी और पूछा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ मजाक करने की। चुलगांग बिल्कुल नहीं घबराया और डायरेक्टर से सवाल किया कि झुंग ह्युक उस औरत को कहां ले गया है। ये सुनकर डायरेक्टर ने शांति से जवाब दिया कि बॉर्डर पर कुछ फौजी भाग गए थे। झुंग ह्युक प्लाटून लीडर है, इसलिए उसे इमरजेंसी हैंडओवर के लिए जाना पड़ा। इस वक्त वो मोर्चे पर है। मिलिट्री मिनिस्टर बार बार माफी मांगने लगे। चुलगांग फिर भी चिल्लाता रहा कि झुंग ह्युक ने ये सब सेरी को घर भेजने के लिए किया है। चुलगांग को हद पार करते देख मिलिट्री मिनिस्टर ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उन्होंने डायरेक्टर से वादा किया कि वो चुलगांग को देख लेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि चुलगांग को यहाँ से घसीटते हुए ले जाओ। झुंग ह्युक की टीम पहाड़ों के बीच एक पुराने और टूटे फूटे घर में पहुंची। उन्हें अंधेरा होने का इंतजार करना था। विदा होने से पहले सब बहुत दुखी थे। सेरी ने सबसे कहा कि चाहे जो हो जाए वक्त पर खाना खाना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। रात होने पर झुंग ह्युक सेरी को एक छोटी नाव में ले गया। नदी पार करने के बाद वो दोनों जमीन में गड़े एक पत्थर के निशान के पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि उस पत्थर के 10 मीटर के दायरे में कोई बारूदी सुरंग नहीं थी। ये रास्ता सीधे कोरियन बॉर्डर की तरफ जाता था। वैसे तो ये रास्ता सिर्फ 1-2 घंटे का था, पर झुंग ह्युक ने सेरी को आधा दिन घुमाया। उसने झूठ बोला कि अंधेरा है और उसे साफ नहीं दिख रहा, जबकि सच तो ये था कि उसे रात में ही सबसे साफ दिखता था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो सेरी के साथ कुछ और वक्त बिता सके। आखिर में वे दोनों देशों के बॉर्डर पर पहुंच गए। सेरी चाहती थी कि वो थोड़ी दूर और उसके साथ चले, पर झुंग ह्युक एक फौजी था और वो सरहद पार नहीं कर सकता था। उसने सेरी को पत्थर के निशान के साथ जाने को कहा। सेरी ने कहा कि मुझे भूल मत जाना। फिर वो रोते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी झुंग ह्युक अचानक सरहद पार कर गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि एक कदम चलने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर विदा किया। शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। सेरी सफेद ड्रेस पहनकर अपनी ही शोक सभा में पहुंच गई। उसने तुरंत उन लोगों को रोका जो वहाँ फूल रख रहे थे। उसे अपनी फोटो भी पसंद नहीं आई। फिर उसने मेहमानों वाली लिस्ट उठाकर देखी। स्टाफ ने उसे देखा और पूछा कि आप कौन हैं? सेरी ने ये सुना और अपना चश्मा उतार दिया। जैसे ही वो मुड़ी सब मेहमानों के होश उड़ गए। सेरी ने ऐलान किया कि वो वापस आ गई है और जो लोग आज उसे याद करने आए थे उनके लिए उसने अपने सभी प्रोडक्ट्स पर 1 हफ्ते के लिए 50% डिस्काउंट दे दिया। उसके ब्रांड सेरी चॉइस में आज तक कभी कोई डिस्काउंट नहीं मिला था। सेरी ने सबको इस मौके का फायदा उठाने को कहा। इसी बीच सेरी की भाभी सांगा शेयर होल्डर्स की मीटिंग ले रही थी। उसका मकसद कंपनी पर कब्जा करना था। जब सब वोट देने के लिए हाथ उठा रहे थे तभी सेरी अंदर आ गई। सबको काटो तो खून नहीं। सांगा तो पूरी तरह दंग रह गई और डर गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सेरी जिंदा है। उसने बड़े आराम से सबको बताया कि अपनी ही मौत की रस्मों में शामिल होकर कैसा लगता है। उसने कहा कि उसने सबकी बातें साफ साफ सुनी हैं। उसने कहा कि वो उन लोगों को छोड़ देगी जिन्होंने अभी हाथ उठाए थे। सेरी ने सबको वापस काम पर जाने को कहा। ये सुनते ही सब वहाँ से खिसक लिए। सांगा कुछ सफाई देना चाहती थी, पर सेरी ने उसे कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि सेरी उसकी कंपनी हड़पने वाली पूरी प्लानिंग देख चुकी थी। सेरी के जाने के बाद झुंग ह्युक रोज घास के मैदान पर बैठकर उसका इंतजार करता। एक दिन वापस आते वक्त उसने किसी को कुछ करते देखा। करीब जाने पर पता चला कि वो मानबोक था। वो अपने पछतावे का बोझ और नहीं सह पाया, इसलिए उसने सब सच बता दिया। मानबोक ने वो वॉलेट निकाला जो झुंग ह्युक ने उसे चोर से वापस दिलाया था। उसके अंदर एक कागज था। झुंग ह्युक ने उसे खोला और फौरन पहचान लिया कि ये उसके बड़े भाई की हैंडराइटिंग है। पता चला कि मानबोक और झुंग ह्युक का बड़ा भाई एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। 10 साल पहले मानबोक और उसकी पत्नी अपने बच्चे को चेकअप के लिए अस्पताल ले गए थे। बच्चे को वायरल बुखार था और बहुत सी दवाइयां दी गई थीं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब आखिरी उम्मीद सिर्फ जनरल अस्पताल की दवा थी। घर लौटने के बाद भी बच्चे का बुखार नहीं उतरा। अगर वो और इंतजार करते तो जान का खतरा था। उस वक्त बड़े भाई मू ह्युक ने अस्पताल से लोगों को बुलवाकर बच्चे का इलाज करवाया। मानबोक ने अपने पास के सारे पैसे उसे देने की कोशिश की, भले ही वो कम थे, पर उसे उम्मीद थी कि मू ह्युक उन्हें रख लेगा। आखिर में मू ह्युक ने वो पैसे रख लिए थे। इसके बाद चुलगांग ने मानबोक की मां का इस्तेमाल करके उसे मू ह्युक की जासूसी करने पर मजबूर कर दिया। मानबोक के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जासूसी करते वक्त उसे पता चला कि मू ह्युक ने चुलगांग के सारे काले कारनामों की जांच कर ली थी। चुलगांग न केवल ड्रग्स की तस्करी करता था, बल्कि अपने जुर्म छिपाने के लिए मासूम लोगों को भी मार देता था। मू ह्युक ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसने एक कॉपी अपने पास रखी थी और दूसरी कॉपी अपनी घड़ी में छिपा दी थी। ये बात चुलगांग ने सुन ली। उसने मानबोक की मदद से मू ह्युक के रास्ते का पता लगाया और अपनी मिलिट्री गाड़ी से उसे खत्म करने की प्लानिंग की। आखिर में गाड़ी ने सीधे टक्कर मारी और मू ह्युक की जान ले ली। घर लौटने के बाद मानबोक की पत्नी ने उसे बताया कि मू ह्युक ने मानबोक का जन्मदिन मनाने के लिए मीट खरीदा था। मू ह्युक ने ये भी कहा था कि वक्त मिले तो उसे एक बार
बार प्योंगयांग आना चाहिए। यही नहीं, उसने मानबोक को एक वॉलेट भी दिया था। उस वॉलेट के अंदर वही पैसे थे जो मानबोक ने मूह्युक को दिए थे। साथ ही उसमें एक लेटर भी था। मूह्युक ने मानबोक से कहा था कि इस वॉलेट को हमेशा साथ रखना, ये पूरे परिवार के लिए खुशियां लेकर आएगा। उसने लिखा था कि प्योंगयांग से लौटने के बाद वे साथ बैठकर ड्रिंक करेंगे। ये सब जानकर मानबोक पछतावे की आग में जलने लगा। मरने से पहले भी मूह्युक उसे याद कर रहा था, पर उसने अपने सबसे भरोसेमंद इंसान के हाथों ही अपनी जान गंवा दी। अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए मानबोक घुटनों के बल बैठ गया और झुंगह्युक से माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, बस उसके परिवार की रक्षा की जाए। इसके बाद मानबोक ने वो घड़ी और उस साल की सारी रिकॉर्डिंग्स उसे दे दी। ये वही घड़ी थी जो झुंगह्युक ने विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई को गिफ्ट की थी। हादसे के बाद मानबोक ने इसे बेच दिया था। सेरी ने इसे इत्तेफाक से खरीद लिया था और वो इसे झुंगह्युक को देना चाहती थी, पर किस्मत देखिए, रास्ते में उसका किडनैप हो गया। घड़ी जमीन पर गिर गई थी, जिसे मानबोक के बेटे ने उठा लिया और अपने पिता को दे दी। उसे देखते ही मानबोक दंग रह गया था। उस रात झुंगह्युक ने बैठकर वो घड़ी खोली और उसके अंदर से मेमोरी कार्ड निकाला। उसमें चुलगांग के जुर्म के पक्के सबूत भरे हुए थे। झुंगह्युक ने तुरंत ये सारे सबूत अपने पिता को भेज दिए। डायरेक्टर ये देखकर चौंक गए कि भेजने वाला उनका वो बेटा है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगले दिन चुलगांग को कोर्ट में पेश किया गया। झुंगह्युक के दिए हुए सबूत इतने पुख्ता थे कि उसका सारा काला चिट्ठा सबके सामने आ गया। फिर भी उसने झूठ बोला और कहा कि वो ड्राइवर को नहीं जानता। असल में उन्होंने पहले से ही हाथ मिला रखा था। झुंगह्युक के पास अब उस गाड़ी का ब्लैक कार्ड निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से उस साल हादसा हुआ था। ये कार्ड बहुत ही मजबूत चीज से बना था, इसलिए इतने साल बाद भी बिल्कुल सही सलामत था। सबूत काफी थे। आखिर में चुलगांग की सारी जायदाद जब्त कर ली गई। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ऊपर से उसे आगे अपील करने का भी कोई हक नहीं था। चुलगांग, जो अब ऐसी हालत में था, वो झुंगह्युक से नफरत करने लगा। उसने कसम खाई कि वो सेरी को कभी माफ नहीं करेगा। घर लौटने के बाद झुंगह्युक को कुछ गड़बड़ लगी। उसने सब दोबारा बारीकी से चेक किया और उसे वही मिला। उसने देखा कि तस्करी किए गए लोहे और जब्त किए गए लोहे की मात्रा में फर्क है। इससे ये साबित हो गया कि एक और ट्रक माल लेकर जा रहा था। उस ट्रक को चुलगांग को छुड़ाने के लिए पहले से तैयार रखा गया था। जैसे ही उस ट्रक ने फौज की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, चुलगांग को वहाँ से भगा लिया गया। अपने ऑफिस लौटने के बाद झुंगह्युक को एक खत मिला। उसने खोला तो देखा कि उसमें सेरी के बारे में एक आर्टिकल था। तभी उसे चुलगांग का फोन आया। पता चला कि वो कमबख्त चुलगांग भाग निकला है और वो सेरी को ढूंढने कोरिया की तरफ बढ़ रहा था। उस रात जब सेरी अपने घर जा रही थी, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शुक्र है कि तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया और उसने सेरी को मुसीबत से बचा लिया। वो पीछा करने वाला कोई और नहीं, चुलगांग ही था। देर रात को सेरी को नींद नहीं आ रही थी। उसकी सोने की दवाइयां भी खत्म हो गई थी, तो सेरी ने बाहर टहलने जाने का फैसला किया। वो अकेले सड़क पर चल रही थी और बस झुंगह्युक के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा आ गया। वो कोई और नहीं, उसका झुंगह्युक था, जिसे वो बहुत याद कर रही थी। उसे अचानक यहाँ देखकर वो हैरान भी थी और उसका दिल भर आया, क्योंकि जाते वक्त सेरी ने उसे अपनी सही लोकेशन नहीं बताई थी। तो झुंगह्युक को यहाँ तक पहुँचने में काफी भटकना पड़ा। पर रास्ते में उसका मेडल गिर गया, जिसे एक शादीशुदा जोड़े ने देख लिया। पुलिस फौरन पहुंची और उन्हें वो खुफिया सुरंग मिल गई जहाँ से झुंगह्युक आया था। सेरी को लगा कि वो अपना देश छोड़कर सिर्फ उसे ढूंढने यहाँ आया है। झुंगह्युक बोला कि वो यहाँ बस थोड़ी देर के लिए आया है। सेरी ने उसे इतने आराम से यहाँ देखकर पूछा कि मेरे लिए नॉर्थ कोरिया से निकलना इतना मुश्किल क्यों था। झुंगह्युक ने कहा कि ये उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। वो यहाँ मुजरिम चुलगांग को पकड़ने आया है, क्योंकि चुलगांग का निशाना अब सेरी है। ये सुनकर सेरी के होश उड़ गए। उसने पूछा कि क्या वो इतनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ उसके लिए आया है। झुंगह्युक बोला कि सिर्फ उसके लिए नहीं, उसे चुलगांग को पकड़ना ही होगा, क्योंकि चुलगांग उसे नहीं बल्कि सेरी के जरिए उसे और उसके परिवार को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए वो उसे चैन से नहीं बैठने देगा। उसने ये नहीं माना कि वो उसे बचाने आया है। सेरी बोली कि अगर चुलगांग का टारगेट मैं हूँ तो तुम्हें मुझे ही प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेरी ने इस मौके का फायदा उठाया ताकि वो उसे अपने पास रख सके। उसने देखा कि बाहर बहुत लोग हैं, तो उसने उसे खड़े होकर चलने को कहा और उसका चेहरा ढक दिया ताकि कोई पहचान न ले। उसने मजाक में कहा कि अगर किसी ने इस हैंडसम चेहरे की फोटो खींच ली तो तुम 30 मिनट में पूरे कोरिया में फेमस हो जाओगे। झुंगह्युक को भी लगा कि वो सच कह रही है। सेरी ने उसे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाने को कहा ताकि उसे कोई देख न पाए। फिर वो उसे अपने घर ले गई। घर पहुंचते ही सेरी ने अपनी शर्ट उतार दी, जिससे झुंगह्युक थोड़ा झेंप गया। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए सेरी ने पूछा कि क्या उसे भूख लगी है। उसने फ्रिज खोला पर उसमें सिर्फ पानी की बोतलें भरी थीं। झुंगह्युक ने ताना मारा कि तुम तो बड़ी रईस बनती थी, पर फ्रिज में खाने को कुछ नहीं है। सेरी ने फ्रिज बंद किया और बताया कि उसकी एक अजीब आदत है कि वो 3 निवाले से ज्यादा नहीं खाती, पर झुंगह्युक को याद था कि वहाँ तो ऐसा नहीं था। सेरी ने सफाई दी कि वो अलग बात थी। इसके बाद उसने उसके लिए खाना ऑर्डर किया। उसी वक्त झुंगह्युक की टीम भी कोरिया पहुंच गई थी। उनके पास पैसे नहीं थे, तो वे बस बाहर खड़े होकर लोगों को फ्राइड चिकन खाते देख रहे थे। पता चला कि वे ओलंपिक एथलीट बनकर यहाँ घुसे हैं। ये सारा प्लान झुंगह्युक के पिता ने बनाया था ताकि वे अपने बेटे को वापस ले जा सकें। सेरी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो झुंगह्युक के साथ अपने ही घर में बैठकर खाना खा रही है। उसने
पूछा कि उसके घर वालों के साथ रिश्ते कैसे हैं। सेरी बस झूठ ही बोल पाई कि सब बहुत बढ़िया है। पर तभी डोरबेल बजी। सेरी ने उसे घबराने से मना किया। उसने कहा कि इस बिल्डिंग में सिर्फ बड़े लोग रहते हैं और सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। पर अचानक से री ने देखा कि बाहर से ह्यूक और सांगा आए हैं। उसे लगा कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलेगी तो वे चले जाएंगे, पर सांगा को पता था कि वो घर पर है, तो उसने सीधे पासवर्ड डाल दिया। झुंग ह्यूक ने ये देखकर पूछा कि क्या यहाँ की सिक्योरिटी वाकई भरोसेमंद है। सेरी डर गई और उसने फौरन झुंग ह्यूक को छिपने के लिए कहा। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, से ह्यूक और सांगा अंदर घुस आए। सेरी ने हैरानी से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। से ह्यूंग ने उसे नाटक बंद करने को कहा। वे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पता चला कि से ह्यूंग को पहले से ही पता था कि वो नॉर्थ कोरिया में थी। उसने उसे चेतावनी भी दी कि वो पिता की जायदाद हड़पने का सपना न देखे, वरना वो पुलिस में शिकायत कर देगा कि वो नॉर्थ कोरिया में थी। झुंग ह्यूक ने ये सारी बातें सुन ली। वो फौरन समझ गया कि सेरी और उसके घर वालों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सेरी ने तो ऐसे दिखावा किया जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सांगा ने ये देखा और वो सबूत निकाल लिए जिनसे साबित होता था कि सेरी नॉर्थ कोरिया में ही थी। पता चला कि वो से ह्यूंग ही था जिसने उसे घर वापस आने से रोका था। इतना ही नहीं, वे तो चाहते थे कि वो वहीं मर जाए। इन लोगों की नीचता देखने के बाद सेरी ने कसम खाई कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब वो जाने लगे तो सांगा को दरवाजे पर मर्दों के जूते मिले। उसे शायद समझ आ गया था कि क्या चल रहा है। जब झुंग ह्यूक बाहर आया तो सेरी ने उसे कुछ भी न बोलने के लिए कहा। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। झुंग ह्यूक बस आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। इससे सेरी का दिल भर आया। झुंग ह्यूक ने उससे कहा कि जिसे तुम इस जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती, वो नफरत करने वाला इंसान नहीं बल्कि वो होना चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो। अगर तुम सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचोगी जिनसे तुम नफरत करती हो तो तुम खुद को ही दुख पहुंचाओगी। झुंग ह्यूक की बातों ने सेरी की नफरत को थोड़ा कम कर दिया। उस रात झुंग ह्यूक के साथियों ने सोनाबाद जाने के लिए 10,000 वॉन खर्च किए। वे इन पैसों को बेकार नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे वहीं काफी देर तक रुकेंगे, भले ही उन्हें कितनी भी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़े। तभी उन्होंने देखा कि ग्वांगबोम ढेर सारा खाना लेकर आया है, तो उन्होंने हैरानी से पूछा कि ये सब कहाँ से आया। ग्वांगबोम बोला कि मालिक ने कहा पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस ये कोट देख लो। ये जगह वाकई बहुत दरिया दिल थी। सबको लगा कि ग्वांगबोम हैंडसम है, इसलिए मालिक ने उन्हें ये सब मुफ्त में दे दिया। पास बैठे जीसू का भी मन हुआ कि वो भी एक बार ट्राई करे। जब उन्होंने मजे कर लिए तो वे ब्रेसलेट उतार कर जाने लगे। तभी अचानक मालिक ने उन्हें वापस बुलाया और पैसे मांगने लगा। एक आदमी ने कपिंग करवाई थी और कुल बिल 30,000 वॉन आया था। इस वक्त सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मानबोक ने जीसू का चमकता हुआ चेहरा छुआ और फौरन सब समझ गया। हिफाजत के लिए सेरी ने ताला बदलने के लिए किसी को बुलाया। फिर उसने झुंग ह्यूक से अपना फिंगरप्रिंट डालने को कहा। वे दोनों साथ में अंडरग्राउंड पार्किंग में गए। झुंग ह्यूक ने आदत के मुताबिक कार के बोनट को थपथपाया। सेरी ने हैरानी से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। झुंग ह्यूक ने बताया कि सर्दियों में ऐसा करने से कार के नीचे छिपे जानवर बाहर निकल जाते हैं। सेरी बोली कि ये तो पार्किंग गैरेज है और यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं है, तो फिर यहाँ जंगली जानवर कहाँ से आएंगे। अभी उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि कार के नीचे से एक बिल्ली निकलकर भागी। सेरी डर गई और बोली कि आगे से वो भी ऐसा ही करेगी। इसके बाद वो उसे कपड़े दिलाने मॉल ले गई। जब उसने झुंग ह्यूक को सूट में बाहर आते देखा तो सेरी बस उसे देखती ही रह गई। दुकान के कर्मचारी ने कहा कि ये सूट उन पर बहुत जंच रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे ये खास उन्हीं के लिए बनाया गया हो। हर कोई इस रंग को इतने अच्छे से कैरी नहीं कर पाता। कर्मचारी की लट्टू वाली नजरों ने सेरी को थोड़ा जलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उसने तुरंत उसके लिए एक और सूट चुना और उसे पहनकर देखने को कहा। जब उसने झुंग ह्यूक को उस सूट में देखा तो सेरी खुशी से मुस्कुरा उठी। तभी स्टाफ ने झुंग ह्यूक को फिर से पीछे खींचा और उसकी तारीफ करने लगे कि वो इसमें कितने कमाल लग रहे हैं। अगर वो इस ड्रेस में फोटो खिंचवाए तो वो किसी मॉडल से भी अच्छे दिखेंगे। सेरी ने स्टाफ का चिपकू हाथ देखा और फौरन बीच में आकर उन दोनों को अलग कर दिया। फिर उसने झुंग ह्यूक को अपने लिए कपड़े ट्राई करने को कहा। सेरी ने बहाना बनाया कि ये अच्छा नहीं लग रहा और उसे दूसरे कपड़े दे दिए। झुंग ह्यूक बेचारा बिल्कुल बेबस था। सेरी उसके लिए एक और आउटफिट ले आई। झुंग ह्यूक के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। स्टाफ ने सेरी से पूछा कि क्या आपको सिरदर्द होता है क्योंकि आपके पति पर हर चीज इतनी अच्छी लगती है। सेरी ने फिर पूछा कि क्या वो वाकई मेरे पति जैसा लग रहा है। स्टाफ बोला कि क्या वो अभी सिर्फ आपका बॉयफ्रेंड है। ये देखकर वाकई दूसरों को जलन हो सकती है। स्टाफ की तारीफें सुनने के बाद सेरी ने खुशी खुशी अपनी अमीरी दिखाई। उसने वो सारे कपड़े खरीदने का फैसला किया जो झुंग ह्यूक ने ट्राई किए थे। स्टाफ ने कुल बिल 25 मिलियन वॉन बताया। जब सेरी पैसे देने वाली थी, झुंग ह्यूक ने उसे रोक दिया। फिर वो उसे एक तरफ ले गया। उसने पूछा कि वो क्या कर रही है। सेरी बोली कि उसने कहा था ना कि वो एक रानी है और वो भी एक बहुत ही रईस रानी। अब वो अपने ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल करेगी ताकि झुंग ह्यूक ऐश कर सके। फिर वो उसे पागलों की तरह शॉपिंग कराने ले गई और उसके लिए बहुत सारी महंगी चीजें खरीदी। सेरी को और भी खुशी तब हुई जब बाहर निकलते वक्त झुंग ह्यूक ने खुद आगे बढ़कर उसके लिए दरवाजा खोला। फिर वो वहाँ एक शरीफ इंसान की तरह खड़ा रहा। उसका हैंडसम चेहरा देखकर कई लड़कियां छुप छुप कर उसकी फोटो खींचने लगीं। वे दोनों साथ में कंपनी गए। आसपास के लोगों की तारीफ भरी नजरें देखकर सेरी को बहुत गर्व महसूस हो रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने असिस्टेंट से हुई। सेरी थोड़ा झेप गई और उसने बताया कि ये उसका पर्सनल
प्रोफेशनल बॉडीगार्ड है। असिस्टेंट ने ये देखा और धीरे से कहा कि शायद ये मैडम की पुरानी बीमारी फिर से उभरने का इशारा है। सेरी ने पूछा कि उसने अभी क्या कहा, तो असिस्टेंट डर गया और बात पलटते हुए बोला कि मेरा मतलब था कि आपको फिर से किसी से गहरा प्यार होने वाला है। उनके सवालों से बचने के लिए सेरी ने काम का बहाना बनाया और वहाँ से निकल गई। ऑफिस में घुसने के बाद असिस्टेंट ने जुंग ह्युक को बुलाया और कहा कि वो उनके साथ ही रुककर खाना खा ले। आज की मीटिंग देर रात तक चलने वाली है। जुंग ह्युक ने कहा कि उसे सेरी के साथ ही खाना खाना है। असिस्टेंट बोला कि डायरेक्टर हमेशा अकेले ही खाना पसंद करती हैं। उन्हें आसपास लोगों का होना जरा भी पसंद नहीं। उन्हें ये भी नफरत है जब कोई उनसे बात करने की कोशिश करता है। ऊपर से वो बहुत ही चिड़चिड़ी और बारीकियों पर ध्यान देने वाली हैं। यहाँ तक कि उबले हुए अंडे भी ठीक 8 मिनट 27 सेकंड तक ही पकने चाहिए। अगर इससे 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो वो उसे हाथ तक नहीं लगाती। पर जुंग ह्युक को अच्छे से याद था कि सेरी ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। उसके साथियों ने उसे सलाह दी कि सेरी की पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखे ताकि वो यहाँ कुछ और दिन टिक सके। घर लौटते वक्त जुंग ह्युक ने सेरी से पूछा कि क्या मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता? तुम्हारे जूनियर को तो सब पता है, यहाँ तक कि उसे ये भी पता है कि तुम कितनी देर तक अंडे उबालती हो। सेरी बोली कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या पसंद है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। ये सुनकर जुंग ह्युक बहुत खुश हुआ। अगले दिन सेरी ने इंटरनेट पर एक जबरदस्त वीडियो देखा। पता चला कि वो मॉल वाला वीडियो है जिसमें जुंग ह्युक किसी के लिए दरवाजा खोल रहा है। हर कोई उसे बहुत ही शरीफ और तमीजदार कह रहा था और कुछ उसकी लंबी टांगों की तारीफ कर रहे थे। जुंग ह्युक ने कमेंट्स की तरफ इशारा किया और सेरी से पूछा कि इस जीनियस फेस का क्या मतलब होता है। सेरी ने उसे समझाया कि इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जो हद से ज्यादा हैंडसम हो। जुंग ह्युक ने देखा कि इतने सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसे बहुत खुशी हुई और उसने कंप्यूटर पर ऐसे कब्जा कर लिया जैसे वो उसी का हो। पर उन्हें ये नहीं पता था कि चुलगांग दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। सेरी को लगा कि उसका फोन है, पर वो जुंग ह्युक का फोन निकला। उसे किसी के जरिए चुलगांग का पता चल गया था और उसने अगली रात मिलने का प्लान भी बना लिया था। सेरी को उसकी जान की बहुत फिक्र हो रही थी। उसने तुरंत अपना नंबर उसके फोन में सेव किया और एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया जिससे वो उसकी लोकेशन देख सके। जब जुंग ह्युक तय की हुई जगह पर पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही उसे एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस चुका है। असल में चुलगांग ने जुंग ह्युक का ध्यान भटका दिया था। काम खत्म होने के बाद सेरी चुलगांग के पास से ही गुजरी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। वो नीचे पार्किंग में गई। जुंग ह्युक की तरह कार के बोनट को थपथपाया ताकि देखे अंदर कोई जानवर तो नहीं है। तभी अचानक उसने कार में एक आदमी को बैठे देखा तो उसने ऐसे नाटक किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं और फिर चुपचाप मुड़कर जाने लगी। पर जैसे ही उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी वो पागलों की तरह आगे की तरफ भागी। चुलगांग भी उसके पीछे पड़ गया। भागते वक्त सेरी का फोन जमीन पर गिर गया। उसने परवाह नहीं की और बस भागती रही। जुंग ह्युक ने जल्दी से उन गुंडों का काम तमाम किया। बाहर निकलते ही उसने सेरी को फोन लगाया पर किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने लोकेशन वाला सॉफ्टवेयर ऑन किया और तेजी से उस तरफ भागा। उधर चुलगांग पार्किंग में पागलों की तरह सेरी को ढूंढ रहा था। सेरी फौरन ड्यूटी रूम में जा छिपी। तभी चुलगांग को भी उस ड्यूटी रूम का पता चल गया। फिर उसने बंदूक निकाली और उस तरफ बढ़ने लगा। सेरी ने ये सब सीसीटीवी कैमरे में देखा और वो बुरी तरह डर गई। उसी पल सेरी का फोन अचानक बज उठा। चुलगांग तुरंत बाहर गया और उसने फोन उठा लिया। वो जुंग ह्युक का फोन था। उसने फोन उठाया और जुंग ह्युक से कहा कि सेरी उसके कब्जे में है और उसे धमकी दी कि पुलिस को खबर न करे और फौरन वहां आ जाए। जब वो फोन पर बात कर रहा था सेरी को भागने का मौका मिल गया। जब चुलगांग ने ड्यूटी रूम खोला तो वहां कोई नहीं था। उधर जुंग ह्युक घबराया हुआ पार्किंग में सेरी को तलाश रहा था। उसने चुलगांग की बात मानी और हाथ ऊपर करके चलने लगा, पर चुलगांग ने पहले से ही उस पर बंदूक तान रखी थी। सेरी ये नजारा देखकर सन्न रह गई। उसने फुर्ती दिखाते हुए वहां की बिजली काट दी। पूरी पार्किंग में एकदम अंधेरा छा गया। सेरी जोर से चिल्लाई और जुंग ह्युक को सावधान किया कि वो चुलगांग के झांसे में न आए। उसने बताया कि वो पकड़ी नहीं गई है और उसे फौरन वहां से भागने को कहा। उस वक्त जुंग ह्युक और चुलगांग दोनों ही आवाज के जरिए एक दूसरे की लोकेशन का अंदाजा लगा रहे थे। तभी अचानक एक हाथ ने सेरी को पकड़ा और उसका मुंह दबा दिया। वो कोई और नहीं जुंग ह्युक था। तब जाकर सेरी की जान में जान आई। खुद के सुरक्षित होने के बाद सेरी ने तुरंत चुलगांग की छानबीन शुरू कर दी। चूंकि सियोल उसका इलाका था तो उसने अपना चश्मा चढ़ाया और सीधे उन गुंडों के अड्डे पर पहुंच गई। जैसे ही वो कमरे में घुसी वहां बैठे आदमियों का झुंड उसे घूरने लगा, पर सेरी जरा भी नहीं डरी। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ी। पता चला कि उसने एक दलाल के जरिए वो पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली है। अब ये पूरी जगह उसकी थी। तभी एक गुंडा खड़ा होने लगा, पर उसके बॉस ने उसे रोक दिया। सेरी फालतू वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सीधे मुद्दे पर आई। उसने उनसे उस लड़ाई के बारे में पूछा जो 1 हफ्ते पहले वहीं हुई थी, पर बदमाशों ने मुंह खोलने से मना कर दिया। सेरी को उस लड़ाई की जानकारी चाहिए थी। उसने ऐलान किया कि जो भी उसे जानकारी देगा वो मकान मालिक होने के नाते उसे खास रियायत देगी। अब से उन्हें महीने के किराए और मेंटेनेंस के खर्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद उसने अपने असिस्टेंट से चुलगांग की फोटो निकालने को कहा ताकि वे उसका पता लगा सकें। जाते जाते उसने एक बात और कही, जितनी जल्दी वे उसे ढूंढेंगे इनाम उतना ही बड़ा होगा। ये कहकर वो शान से वहां से निकल गई। रास्ते में उसके आदमियों ने सेरी की तारीफ की कि वो कितनी कूल लग रही थी।
उसे वाकई जरा भी डर नहीं लगा। सेरी ने कहा कि वो उस किस्म की इंसान है जो हर उधार चुकता करती है, फिर चाहे वो एहसान हो या बदला। इससे उसे अपने इंश्योरेंस एजेंट सूचान की याद आई। उसने फौरन उसे ढूंढ निकाला। पता चला कि जब सेरी गायब थी, सूचान ने उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। भले ही वे दोनों करीब नहीं थे, फिर भी सूचान को यकीन था कि सेरी जिंदा है। वो रोजाना उसके असिस्टेंट को कम से कम 47 बार फोन करता था और सैकड़ों ईमेल भेजता था। सूचान की इसी जिद की वजह से आखिरकार सेरी का पता चल पाया था। वो उस वक्त अपने पसंदीदा अनाउंसर के रेडियो स्टेशन के जरिए बहुत खुश हुआ था। सेरी को भी उसका ये अंदाज पसंद आया। उसने तुरंत कहा कि वो उसकी सैलरी 3 गुना बढ़ा देगी और उसे एक मोटा बोनस भी देगी। सेरी ने पूछा कि उसे ये कैसा लगा, और जाहिर है सूचान खुशी खुशी मान गया। इधर झुंग ह्युक जो घर पर खाली बैठा बोर हो रहा था, उसने फिर से गेम खेलना शुरू कर दिया, पर उसे ये नहीं पता था कि गेम में उसका मुकाबला यूनडोंग से हो रहा है। आखिर में वो अपने विरोधी से हार गया। झुंग ह्युक को गुस्सा आया और उसने यूनडोंग को सबक सिखाने के लिए उससे मिलने का फैसला किया। उसी वक्त सेरी भी काम खत्म करके घर पहुंची। जब सेरी ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, तो झुंग ह्युक ने झूठ बोला कि वो किसी से मिलने जा रहा है, पर उसने ये भी कहा कि सामने वाला कोई खतरनाक आदमी नहीं है, उसे बस जाकर उसे 2-4 बातें समझानी है। सेरी को तुरंत समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। असल में उसे गेम के सामान खरीदने का एक मैसेज मिला था। सेरी ने अपना कंप्यूटर चेक किया और उसे पता चल गया कि झुंग ह्युक भी गेम खेल रहा है और वो लेवल 4 का जादूगर है। झुंग ह्युक बोला कि वो हर मामले में उस्ताद है, एक बार वो इसका राज समझ ले तो वो और तरक्की करेगा। मैदान मारने के लिए उसे अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ाने थे और उसे खास जड़ी बूटियां और हथियार भी चाहिए थे। उसके पास बस खड़े होकर दानवों से लड़ने का वक्त नहीं था। कुल मिलाकर ये जंग बहुत मुश्किल थी। सेरी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर उसने इतनी मुश्किल जंग लड़ी है तो उसे आराम करना चाहिए। उसने पूछा कि अब वो कहाँ जा रहा है। जब झुंग ह्युक ने कुछ नहीं कहा तो सेरी के पास गेम खोलकर देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। पता चला कि वो असली जिंदगी में जाकर उससे 2-2 हाथ करना चाहता है। सेरी ने उसे अपनी जैकेट उतारने और बैठने को कहा, साथ ही गेम लॉग आउट करने का हुक्म दिया। झुंग ह्युक का जरा भी मन नहीं था। सेरी ने एकदम खूंखार नजरों से उसे वार्निंग दी तो बेचारे झुंग ह्युक के पास बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उधर यूनडोंग बाहर खड़ा ठंड से कांप रहा था। वो अब भी सामने वाले को डरपोक समझकर उसका मजाक उड़ा रहा था। यूनडोंग को अंदाजा भी नहीं था कि जिससे वो गेम में लड़ रहा था वो उसका कप्तान ही था। सेरी नहीं चाहती थी कि झुंग ह्युक गेम खेले, इसलिए उसने इंटरनेट पर चाइल्ड लॉक लगा दिया और गंदी साइट्स ब्लॉक करने के साथ साथ उसके ऑनलाइन रहने का टाइम भी फिक्स कर दिया। झुंग ह्युक ने उसे मनाने की कोशिश की, पर सेरी ने उसे भाव नहीं दिया। रात को सेरी ने देखा कि झुंग ह्युक अपना तनाव कम करने के लिए अकेला पी रहा है, तो वो भी उसके साथ बैठ गई। आखिर में झुंग ह्युक ने अपने दिल की बात कह ही दी। उसने कहा कि वो वापस नहीं जाना चाहता, वो बस यहीं उसके साथ रहना चाहता है। ये सुनकर सेरी की आधी उतर गई। फिर उसने एक और गिलास बियर ली और उससे आगे बोलने को कहा। झुंग ह्युक उससे शादी करना चाहता था और उनके जैसा ही प्यारा सा बच्चा चाहता था। सेरी को बेटियां पसंद थीं और झुंग ह्युक को जुड़वाओं बच्चे चाहिए थे। ये सुनकर सेरी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने एक और गिलास गटागट पी लिया। झुंग ह्युक पियानो बजाने का अपना अधूरा सपना भी पूरा करना चाहता था। सेरी ने कहा कि वो उसके लिए एक कॉन्सर्ट रखेगी और यहाँ तक कि उसके लिए एक आर्ट सेंटर भी खरीद लेगी। उसने कहा कि मेरी हालत देखकर ये मत समझना कि मैं फेंक रही हूँ, मुझ में इतनी पावर है। तभी झुंग ह्युक ने वो बात कही जो कोई भी लड़की सुनना चाहेगी। उसने कहा कि वो सेरी को बुढ़ापे में देखना चाहता है, उस वक्त भी वो उतनी ही खूबसूरत लगेगी। सेरी बोली कि उसके बूढ़े होने की रफ्तार बहुत धीमी है। अगर वो उसे उस रूप में देखना चाहता है तो उसे लंबे समय तक उसके साथ रहना होगा, और साथ रहना है तो कहीं और जाकर पीने की जरूरत नहीं है। उसे नशे में डूबा झुंग ह्युक और भी प्यारा लग रहा था। अगर किसी और लड़की ने तुम्हें इस हाल में देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। झुंग ह्युक ने फौरन उसकी बात मान ली। दोनों ने उंगली फंसाकर प्रॉमिस भी किया। अगले दिन सियोडैन की माँ ने उसके कमरे का दरवाजा खोला। अंदर किसी को न पाकर उनके होश उड़ गए। माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ने रात घर से बाहर गुजारी है। तभी सुंग झुन की भी आंख खुली। उसने मुड़कर देखा तो हक्का बक्का रह गया। सियोडैन शराब की बोतल सीने से लगाए उसके पास ही सो रही थी। हुआ ये था कि एक दिन पहले सुंग झुन दर दर भटक रहा था और उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, तो उसे मजबूरी में सियोडैन को फोन करना पड़ा। चूंकि दोनों एक ही नाव में सवार थे और दोनों का मकसद झुंग ह्युक और सेरी को अलग करना था, इसलिए सियोडैन ने रहम खाकर उसे अपने वेडिंग हाउस में कुछ दिन रुकने की जगह दे दी। उस रात सुंग झुन ने उसे फोन करके कहा कि वो बीमार है। सियोडैन को चिढ़ तो हुई, पर फिर भी वो अपने घर से खाना चुराकर उसके लिए ले आई। शोर न हो इसलिए वो दबे पांव अंदर आई। जैसे ही उसने कदम रखा वो बुरी तरह डर गई। वहाँ बिजली कटी हुई थी। सुंग झुन एक कोने में मुर्दे की तरह पड़ा था। फिर सियोडैन जैसी अमीर लड़की ने सुंग झुन के लिए दलिया बनाया। उसने पहली बार खाना बनाया था तो उसे नमक का अंदाजा नहीं था। उसने पूरा डिब्बा ही खाली कर दिया। सुंग झुन ने एक निवाला खाया तो उसे पता चला कि दलिया बहुत खारा है। फिर भी उसने कहा कि ये बहुत स्वादिष्ट है। सियोडैन ने ये सुना तो वो कटोरा वापस लेने लगी, पर सुंग झुन ने हाथ नहीं छोड़ा। उसने कहा कि वो भले ही ऊपर से बहुत चमक धमक वाला दिखता है, पर उसका बीता हुआ कल बहुत दर्दनाक रहा है। इस दलिये ने उसे उन दिनों की याद दिला दी जब उसे मजबूरी में नमक वाला दलिया खाना पड़ता था। तभी सियोडैन ने झटका दिया कि सुंग झुन गलत फहमी में न रहे। उसे पता है कि वो कोरिया में कैसा आदमी था। सियोडैन को पता चल चुका था कि सुंग झुन वही है जिसने सेरी के बड़े भाई को 100 बिलियन वॉन का चूना लगाया था।
ये सुनकर सुंग झुन ने उसकी जासूसी की तारीफ की। क्या कमाल की औरत हो तुम। सीओ डैन ने सुंग झुन को चेतावनी दी कि वो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करे। सुंग झुन के पास अब अपनी कहानी सुनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने बताया कि कैसे सालों पहले उसके पिता को उनके ही किसी करीबी ने धोखा दिया और उनकी कंपनी अपने नाम कर ली। कुछ ही समय बाद उसके पिता गुजर गए और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और जिस इंसान ने उसके पिता को बर्बाद किया था वो कोई और नहीं बल्कि सेरी का परिवार ही था। बदला लेने के लिए सुंग झुन पहले उनका दामाद बनना चाहता था, पर सेरी बहुत चालाक निकली। उसने एक नजर में ही उसकी चाल समझ ली। प्लान फेल हुआ तो क्या, सेरी के दोनों भाई महामूर्ख निकले। सुंग झुन जानता था कि सेरी का बड़ा भाई बेवकूफ है, इसलिए उसने उसके सारे पैसे हड़प लिए। उसे लगा था कि उनके पैसे छीनकर बदला पूरा हो जाएगा, पर उसे सुकून नहीं मिला, इसलिए उसने पैसे लौटा दिए ताकि वो बिना किसी बोझ के चैन की नींद सो सके। शायद यही असली बदला था। पर सीओ डैन को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा कि अगर कोई उसे रुलाता है तो वो उसे खून के आंसू रुलाती है, तभी बदला पूरा होता है। तुम इतने कमजोर हो, ऐसे बदला लोगे? उसने उसे होश में आने और कोरिया वापस जाने को कहा। उसने कहा कि तुम्हें सेरी के खानदान को मिट्टी में मिलाना होगा। सुंग झुन ने उसे इतना जोश में देखा तो उसे लगा जैसे वो उसी का बदला लेना चाहती है। इसके बाद सीओ डैन ने गुस्से में पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और पूरी गटक गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो बिस्तर पर थी। सीओ डैन की माँ ने देखा कि वो पूरी रात घर नहीं लौटी तो वो भागती हुई उसके वेडिंग हाउस जा पहुंची। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने सुंग झुन को पाया। वो इतनी हैरान रह गई कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। सुंग झुन फौरन घुटनों के बल बैठ गया और उनका हाथ थाम लिया। फिर मिन्नत करने लगा कि वो सीओ डैन पर ज्यादा गुस्सा न करें। सीओ डैन कमरे के अंदर गई तो देखा कि वो गहरी नींद में सो रही है। उसकी माँ ने आगे बढ़कर उसके कूल्हे पर एक जोरदार चपत लगाई। सीओ डैन हड़बड़ाकर जाग गई। उसकी माँ उसे अभी दो चार खरी खोटी सुना ही रही थी कि तभी दरवाजा खुला। पता चला कि सुंग झुन ने सीओ डैन की माँ को नाश्ते के लिए बाहर बुलाया है। सीओ डैन की माँ जब बाहर आई और टेबल पर खाना देखा तो उन्हें सब कुछ बड़ा जाना पहचाना लगा। ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें कल रात तक उन्हीं के फ्रिज में रखी थी। सीओ डैन को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी उसकी माँ ने पूछ लिया कि क्या तुम दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है। सुंग झुन ने झट से कहा कि वो सीओ डैन को एकतरफा पसंद करता है। उसे पता था कि सीओ डैन के दिल में पहले से ही कोई और है। माँ ने उससे पूछा कि उसे उनकी बेटी में क्या पसंद आया। सुंग झुन बोला कि सीओ डैन बहुत समझदार, शांत और एक खानदानी लड़की है जो हमेशा सच बोलती है। यही वो वजहें थीं जिनकी वजह से वो उसे चाहने लगा। फिर उसने मक्खन लगाते हुए कहा कि सीओ डैन को ये खूबसूरती पक्का अपनी माँ से विरासत में मिली है। जब वो घर पहुंची तो उसने सुंग झुन की जमकर तारीफ की कि वो बहुत ही होशियार और फुर्तीला लड़का है। ऊपर से उसकी नजरों में एक अलग ही चमक थी। सीओ डैन ने सफाई दी कि उनके बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है, पर उसकी माँ को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। आधी रात को कोई तुम्हें घर तक छोड़कर गया और अब तुम उसी के साथ एक ही घर में सो रही हो। सीओ डैन ने लाख समझाया, पर माँ अपनी बात पर अड़ी रही। आज गाँव की औरतों को एक बड़ा राजहात लग गया। उन्होंने झुंग ह्युक के वेडिंग हाउस में एक अनजान मर्द को देखा तो वे सब मिलकर छानबीन करने पहुंची। उस वक्त सुंग झुन अभी नहाकर निकला ही था। अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बाहर खड़ी औरतें चिल्ला रही थीं कि अगर दरवाजा नहीं खोला तो वे इसे तोड़ देंगी। जब उसने बाहर सीओ डैन की आवाज सुनी तो उसे समझ आ गया कि मामला बिगड़ चुका है। इससे पहले कि वो भाग पाता, सबने दरवाजा खोला और अंदर घुस आईं। उस पल का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। सुंग झुन फौरन भागकर दूसरे कमरे में छिप गया। अब सीओ डैन के लिए सफाई देना बहुत मुश्किल हो गया था। इधर झुंग ह्युक के पांचों साथी नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया पहुंच चुके थे। वे वहां की ऊंची ऊंची इमारतों को फटी आंखों से देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सेरी की कंपनी है। वो हमेशा डींगेन मारती थी कि वो कितनी अमीर है, पर लगता है वो मजाक नहीं कर रही थी। फिर वे शान से अंदर की तरफ चल पड़े। उस वक्त सेरी अपने कर्मचारियों की मेहनत के लिए उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। उसने तुरंत सबको एक स्पेशल बोनस देने का ऐलान कर दिया। ये सुनते ही सब खुशी से झूम उठे। झुंग ह्युक भी सेरी को इस तरह खुश देखकर बहुत खुश था। तभी कोरियाई बनने का नाटक कर रहे उन पांचों फौजियों को किसी ने पहचान लिया। सब घबराकर वहां से भागने लगे। भागते भागते यूनडोंग अचानक गिर पड़ा। इत्तेफाक से झुंग ह्युक की नजर उस पर पड़ गई। जब वे बाहर भागे तो उन्होंने देखा कि यूनडोंग का जूता कहीं गिर गया है। जीसू को फिक्र हुई कि यूनडोंग के पैर में चोट लग जाएगी, तो उसने अपने जूते उतारकर उसे दे दिए। यूनडोंग बहुत बुरा महसूस कर रहा था। तभी अचानक कोई हाथ में जूते लेकर वहां पहुंचा। वो कोई और नहीं, उनके कप्तान साहब थे। झुंग ह्युक ने बड़े प्यार से यूनडोंग को जूता पहनाया। अपने लीडर को सामने देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए और सब एक दूसरे के गले लग गए। सेरी को जैसे ही खबर मिली वो गाड़ी लेकर उन्हें लेने पहुंच गई। सबको सामने देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर सब खुशी खुशी गले मिले। ये देखकर झुंग ह्युक ने आगे बढ़कर सबको अलग किया। उस रात सेरी सबको अपने बंगले पर ले गई। गांव से आए उन लोगों को वहां की नई नई चीजें देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। सेरी ने सबको ग्रिल्ड मीट खिलाने की दावत दी। उसने जीसू से पूछा कि क्या मीट मजेदार है, पर जीसू बोला कि वो इसलिए नहीं खा रहा कि मीट टेस्टी है, वो बस उसके घर का सारा खाना खत्म कर देना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे सेरी ने कप्तान के घर का सारा राशन साफ कर दिया था। आज नहीं तो कल तुम्हें भी गिड़गिड़ाना पड़ेगा। सेरी ने उसे
उसे और कोशिश करने को कहा। उसने मजाक में कहा कि अगर उसे 10 जन्म भी मिल जाएं, तब भी वो उसका सारा पैसा नहीं खा पाएगा। ग्वांग बोम ने पूछा कि जुंगह्युक खाना क्यों नहीं खा रहा। उसने कहा कि उसे बहुत दुख हो रहा है ये सोचकर कि यहाँ पहुँचने के लिए सबको कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। जीसू ने देखा कि कप्तान का कटोरा ग्रिल्ड मीट से भरा हुआ है, तो उसने एक सवाल किया, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर दुख हम झेल रहे हैं या आप? क्योंकि सेरी सारा मीट कप्तान के कटोरे में डाल रही थी। ये देखकर वहाँ का माहौल एकदम अजीब हो गया। सेरी बहुत खुश थी। जुंगह्युक ने समझाया कि कोरिया में जुंगह्युक जैसे आदमी को जोरू का गुलाम कहा जाता है। जुंगह्युक को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगा। सेरी ने तुरंत जुंगह्युक की तारीफ की कि उसे सब पता रहता है। तभी जीसू ने जुंगह्युक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक औरत के लिए सरहद पार करने की हिम्मत जुटाना वाकई इतिहास में दर्ज होना चाहिए। जुंगह्युक कुछ सफाई देना चाहता था, पर सेरी ने उसके मुंह में मीट का टुकड़ा डालकर उसे चुप करा दिया। जहाँ सब मजे कर रहे थे, वहीं पास खड़ा मानबोक एकदम खामोश था। उसने जुंगह्युक को डायरेक्टर का संदेश दिया, अगर वो तुमसे मिले तो उन्हें तुरंत वापस देश लाना है, क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पर जुंगह्युक को अभी भी डर था कि चुलगांग फिर से सेरी पर हमला कर सकता है। मानबोक ने उसे तसल्ली दी कि फिक्र न करे। उसने कहा कि सेरी की पहुंच बहुत ऊंची है और उसकी सुरक्षा के लिए बहुत से लोग हैं, वो ठीक रहेगी। ये बात सेरी ने भी सुन ली। अगले दिन काम पर जाने से पहले उसकी मुलाकात जुंगह्युक से हुई। उसने उसे पुराना वादा याद दिलाया कि जुंगह्युक जख्म ठीक होने तक यहीं रुकेगा, पर अब तक वो गया नहीं था। सेरी ने कहा कि अब अगर वो अचानक गायब भी हो जाए तो उसे हैरानी या दुख नहीं होगा। जुंगह्युक तुरंत समझ गया कि वो क्या कह रही है, पर उसे ये नहीं पता था कि सेरी ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि उसे डर था कि कहीं जुंगह्युक का परिवार किसी मुसीबत में न फंस जाए। इसके बाद जुंगह्युक अपने साथियों को लेकर निकल गया। दरवाजा बंद करते वक्त उसने आखिरी बार घर को ऐसे देखा जैसे उसका वहाँ से जाने का मन न हो। सेरी मीटिंग में थी, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। वो बार बार अपना फोन चेक कर रही थी कि कहीं जुंगह्युक का कोई मैसेज तो नहीं आया। जब उसकी माँ को पता चला कि सेहुन ने उसे चोट पहुंचाई है, तो वो फौरन ऑफिस आ गई। वो सेरी को जायदाद दिलाने में मदद करना चाहती थी, पर सेरी को अपनी माँ पर यकीन नहीं था। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसकी माँ उसे समंदर किनारे ले गई थी और उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। सेरी को यकीन था कि उसकी माँ पक्का वापस आएंगी। उसने बहुत देर तक इंतजार किया, पर उसे अपनी माँ कहीं नहीं दिखी। अगले दिन खुशकिस्मती से एक नेक इंसान ने उसे बचा लिया। सेरी को हमेशा लगता था कि उसी की वजह से उसकी माँ की जिंदगी नर्क बन गई थी, इसलिए उसने कहा कि वो उम्मीद करती है कि माँ उसके जन्मदिन पर फिर कभी उसे ढूंढने न आए। ये कहकर सेरी वहाँ से चली गई और उसकी माँ अकेली खड़ी रह गई। जब सेरी ने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में अंधेरा है। उसने जुंगह्युक को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वे चले गए हैं। वो वहीं जमीन पर ढेर हो गई। वो हमेशा बहुत मजबूत और निडर रही थी, पर इस वक्त वो बस एक आम लड़की की तरह टूट गई थी। जब वो पूरी तरह हिम्मत हार चुकी थी, तभी अचानक लाइट जल उठी। फिर जुंगह्युक की पूरी टीम सामने आ गई। उनके हाथों में ताजा फूल थे और उन्होंने बर्थडे कैप पहनी हुई थी। जब सेरी ने उन्हें अपने लिए बर्थडे गाना गाते सुना, तो वो पहले से भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। वो उठी और सीधे बाहर की तरफ भाग गई। सब हैरान रह गए कि आखिर हुआ क्या। जुंगह्युक ने ये देखा और फौरन उसके पीछे भागा। उसने माफी मांगी कि उन्होंने उसे डरा दिया। सेरी ने कहा कि उसे बस इस बात का डर है कि उसे आज की ये खूबसूरत यादें हमेशा तड़पाएंगी। जुंगह्युक ने उसे पीछे से गले लगा लिया। उसने वादा किया कि अब से वो हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि वो उसे हमेशा याद रखेगा। उसने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने जन्म लिया और उसे वो इंसान मिल गया जिससे वो प्यार करता है। जुंगह्युक की बातों ने सेरी का दिल जीत लिया। जब वो थोड़ी शांत हुई तो दोनों साथ में घर लौट आए। सबने मिलकर उसके लिए नॉर्थ कोरिया वाला बर्थडे सॉन्ग गाया। इसे सुनकर सेरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर अक्सर खुशी के साथ खतरा भी आता है। उस वक्त नीचे चुलगांग को सेरी की लोकेशन का पता चल चुका था। जुंगह्युक अपनी गर्लफ्रेंड को एक तोहफा देने की तैयारी कर रहा था। ये सुनकर सेरी बड़े चाव से उसके गिफ्ट का इंतजार करने लगी, पर जुंगह्युक बोला कि ये गिफ्ट बस एक मामूली चीज है, इसे बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना। जुंगह्युक के बोलते ही सेरी से सब्र नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसका हाथ झटक कर गिफ्ट छीन लिया। देखा तो वो एक अंगूठी थी। सेरी एकदम हक्का बक्का रह गई। जुंगह्युक भी काफी घबराया हुआ था। फिर उसने अंगूठी पहनकर देखी तो पता चला कि वो थोड़ी बड़ी है। आखिरकार उसे वो अपने अंगूठे में पहननी पड़ी। तभी जुंगह्युक ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। पता चला कि वो कपल्स रिंग का सेट था। जुंगह्युक ने मजाक में पूछा कि क्या उसे पहली बार किसी मर्द से गिफ्ट मिला है? कोई भला ऐसे गिफ्ट छीनता है क्या? उसे बस शांति से इंतजार करना चाहिए था और वो खुद इस तरह उसके हाथ में अंगूठी पहना था। जुंगह्युक का ये रोमांटिक अंदाज देखकर सेरी को शक हुआ कि क्या वाकई उसे प्यार का कोई तजुर्बा नहीं है। फिर उसने भी जुंगह्युक के हाथ में अंगूठी पहना दी। सेरी बोली कि ये अब तक की सबसे खूबसूरत अंगूठी है जो उसने देखी है। वो इसे अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं उतारेगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। इस प्यार भरे नजारे ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। जुंगह्युक की पहचान सामने आने के डर से सेरी ने कामवाली को छुट्टी दे दी थी। अब उसे सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था।
यूनडोंग ने जब वैक्यूम क्लीनर देखा तो उसे यहाँ की चीजें बड़ी अजीब लगी। सेरी बोली कि अगर वे इसे अपने साथ ले जा सकते तो वो उनके लिए ये खरीद लेती। बोलते बोलते सेरी को अचानक कुछ याद आया। उसने फिर से अपना ब्लैक कार्ड निकाला। ये एक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड था। उसने उनसे कहा कि जो जी में आए खरीद लो। जीसू अब भी अपनी बात पर अड़ा था कि वो बहुत बहादुर बन रही है। उसे लगा कि सेरी उसकी चेतावनी को हल्के में ले रही है। देखना, मैं इतना खर्चा करूंगा कि तुम्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे। सेरी हंसकर बोली कि इतना उड़ाओ कि मैं कंगाल हो जाऊं। ये उनके जाने से पहले सेरी की तरफ से एक तोहफा था। उसने उनसे कहा कि बिना किसी फिक्र के जी भरकर शॉपिंग करो। इसके बाद वे सब मॉल गए। सबने कई कई जोड़ी कपड़े खरीदे। लौटते वक्त वे बच्चों की तरह चहक रहे थे। आज सेरी के उस पुराने आशिक ने जिसके साथ उसका नाम जुड़ा था उसके बारे में एक आर्टिकल छाप दिया। असिस्टेंट ने फौरन उसे ये खबर दी। सेरी बोली कि फिक्र मत करो, शायद उसने नशे में ऐसी उटपटांग बातें लिखी होंगी। पर असिस्टेंट ने बताया कि रिपोर्टर्स के फोन आ रहे हैं और वे पूछ रहे हैं कि क्या उनका पैचअप हो गया है। सेरी को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाई कि कोई पैचअप नहीं हुआ है। असिस्टेंट सेरी के पुराने किस्से सुनाने लगा, जिसे सुनकर सेरी का चेहरा उतर गया। आखिर में सेरी को अपनी पावर दिखानी पड़ी और उसने उन्हें काम पर वापस भेज दिया। जाने से पहले असिस्टेंट जुंग ह्यूक को भी साथ ले जाना चाहता था, पर सेरी ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि उसे जुंग ह्यूक को कुछ जरूरी चीज देनी है। अब ऑफिस में सिर्फ वे दोनों ही बचे थे। जुंग ह्यूक को भी उन पुराने किस्सों से जलन हो रही थी। ये देखकर सेरी ने जुंग ह्यूक को ही कोसा। तुम पहले क्यों नहीं आए? अब भला वो क्या कहता? वे दोनों दो अलग देशों के बीच फंसे थे। वो और पहले कैसे आ सकता था? सेरी चाहती थी कि जुंग ह्यूक का मूड ठीक हो जाए, इसलिए उसने आज रात डेट पर जाने का फैसला किया। फिर वे दोनों फिल्म देखने गए। फिल्म देखते वक्त उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। इसके बाद वे लॉन्ग ड्राइव पर निकले। जब वे एक पुल पर पहुंचे तो जुंग ह्यूक ने बताया कि उसे पहले फोटो खींचने का बहुत शौक था। उस वक्त इसी पुल पर एक लड़की खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ से कूदकर दुनिया छोड़ देगी, और वो लड़की बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे पसंद है। ये सुनकर सेरी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसने उसे चुप होने को कहा, पर जुंग ह्यूक बोलता रहा। उसने बताया कि उसने उस लड़की के पास जाकर फोटो खींचने में मदद मांगी थी। उस वक्त उस लड़की के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने कैमरा पकड़ लिया था। पता चला कि वो लड़की सेरी ही थी। सेरी दंग रह गई कि वे पहले भी कितनी बार मिल चुके थे। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। वे चाहे कहीं भी जाएं, किस्मत उन्हें मिला ही देती है। जब जुंग ह्यूक और सेरी रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहां सब मजे से फुटबॉल मैच देख रहे थे। सेरी भी उसी भीड़ में शामिल हो गई। जब मानबोक बाहर सिगरेट पीने गया तो अचानक उसकी टक्कर चुलगांग से हो गई। चुलगांग इस बात से आग बबूला था कि मानबोक ने उसे धोखा दिया है। फिर उसने मानबोक के बेटे की फोटो निकालकर उसे धमकी दी। उसका मकसद मानबोक के जरिए जुंग ह्यूक और सेरी को पकड़ना था। मानबोक बुरी तरह फंस गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगले दिन सेरी ने सबको मास्क पहनाए। वो उन्हें पूरी तरह कोरियाई दिखाना चाहती थी। उसने जानबूझकर जुमयुक को एक ट्रिप पर भेजा। जुमयुक को कुछ पता नहीं था और वो चुपचाप उस जगह पहुंच गया। जब उसने अपने सपनों की रानी जीवू को अपने सामने खड़ा देखा तो वो वहीं बुद्ध बन गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। असल में ये वही सरप्राइज गिफ्ट था जो सेरी उसे देना चाहती थी, पर जीवू से मिलकर वो थोड़ा घबरा भी गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जीवू के साथ लंच करेगा। जीवू की खूबसूरती देखकर जुमयुक ने शर्म के मारे अपनी टोपी नीचे झुका ली। उसकी ये हरकत देखकर जीवू हंस पड़ी। लौटने के बाद जुमयुक का डिनर करने का मन नहीं था। उसने कहा कि जीवू के साथ लंच करने के बाद अब उसके पेट में और किसी चीज की जगह नहीं बची है। जुमयुक उस फोटो को किसी खजाने की तरह सीने से लगाकर बैठ गया। इसके बाद सेरी एक जगह बैठ गई और उन सबको विदा किया। वहाँ का माहौल एकदम गमगीन हो गया। सेरी का भी उन सबसे बहुत लगाव हो गया था। उस रात सबने कोरिया से निकलने की तैयारी कर ली। मानबोक ने कहा कि वे अलग अलग होकर चलें ताकि बाकी सदस्यों को शक न हो। तभी उनकी बातें चुलगांग ने सुन ली। उसे ये भी पता चल गया कि जुंग ह्यूक के पास कोई जरूरी काम है। असल में ये सब चुलगांग की ही प्लानिंग थी। इसके बाद उसने अपने गुंडों को जुंग ह्यूक का काम तमाम करने का हुक्म दिया। इसी बीच सेरी को उसके भाई का फोन आया। से ह्यूंग ने कहा कि उनकी माँ बीमार है और उसे जल्दी घर आने को कहा, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसका भाई चुलगांग के साथ मिला हुआ है। से ह्यूंग ने उसे सेरी के घर से माता पिता के घर तक का पूरा रास्ता समझा दिया। से ह्यूंग ने चुलगांग से कह दिया था कि वो सेरी के साथ जो चाहे करे, बस वो हमेशा के लिए गायब हो जानी चाहिए। जैसे ही सेरी बाहर निकली, मानबोक ने तुरंत चुलगांग को उसकी खबर दे दी। थोड़ी ही देर में सड़क पर दो गाड़ियां सेरी का पीछा करने लगी। आखिर में उन गाड़ियों ने आगे निकलकर उसका रास्ता रोक लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उन गाड़ियों से गुंडे लाठियां लेकर बाहर निकले। वे पागलों की तरह सेरी की तरफ लपके। तभी कार के चारों दरवाजे खुले और 4 नॉर्थ कोरियन फौजी बाहर निकले। पता चला कि मानबोक को धमकी मिलने के बाद उसने चुलगांग की बात मानने के बजाय जुंग ह्यूक को उसका पूरा प्लान बता दिया था। सेरी की लोकेशन बताने के बाद बाकी टीम भी एक्शन में आ गई थी। उन गुंडों के सामने इन लोगों ने उन्हें जरा भी भाव नहीं दिया। भले ही जीसू पर पीछे से हमला हुआ, पर उसे खरोंच तक नहीं आई। उसने तुरंत मुड़कर सामने वाले को एक जोरदार घूंसा जड़ा। सेरी भी ये सब देखकर दंग रह गई। तभी कार की डिक्की भी खुली और मानबोक ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। वो भी बाहर निकलकर लड़ाई में शामिल हो गया। देखते ही देखते उन्होंने उन गुंडों को ढेर कर दिया। उधर जुंग ह्यूक भी चीफ वू के साथ मीटिंग वाली जगह पहुंच गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वे लोग वहां उसकी जान लेने का इंतजार कर रहे थे। पर जुंग ह्यूक डरा नहीं। वो तुरंत
तुरंत उनसे भिड़ने के लिए आगे बढ़ गया। भले ही वो फौज से था, लेकिन दुश्मन तादाद में बहुत ज्यादा थे। चीफा घबराकर बाहर भागा और उसने देखा कि झुंग ह्युक के साथी आ रहे हैं। वो फौरन वहाँ से भाग निकला। इसी दौरान वे गुंडे भी वहाँ पहुँच गए जिन्हें सेरी ने बुलाया था। उसने उन गुंडों का सारा किराया माफ करने का वादा किया और उन्हें अंदर घुसने को कहा। दरवाजे धीरे धीरे खुले और झुंग ह्युक के साथी भी पीछे पीछे लग गए। जब दोनों पक्ष आमने सामने आए तो चुलगांग को एहसास हुआ कि मानबोक ने उसे धोखा दिया है। उसने तुरंत बंदूक तानी और मानबोक को जान से मारना चाहा। झुंग ह्युक ने फौरन उसके हाथ पर लात मारी। चीसू ने भी मानबोक को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद दोनों तरफ से घमासान लड़ाई शुरू हो गई। अफरा तफरी का फायदा उठाकर चुलगांग ने मानबोक को पकड़ लिया, उसे घसीटकर बाहर ले गया और उसकी जमकर धुनाई की। गाड़ी में बैठी सेरी भी बुरी तरह डरी हुई थी। तभी उसने देखा कि झुंग ह्युक उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहा है। चुलगांग गाड़ी के पीछे छिप गया, अपनी बंदूक निकाली और झुंग ह्युक पर निशाना साधने लगा। जब उसने दूसरी तरफ मुड़े हुए झुंग ह्युक पर निशाना लगाया, तभी अचानक एक गाड़ी गोली के सामने आ गई। गोली लगते ही सेरी बेहोश हो गई। झुंग ह्युक ने ये देखा और फौरन चुलगांग पर गोलियां चला दी। वो हड़बड़ाकर गाड़ी के पीछे छिप गया और जैसे ही उसने अपनी बंदूक उठानी चाहिए, मानबोक ने उससे पहले ही उसे उठा लिया। चुलगांग इतना डर गया कि पीछे हटने लगा। इसने सोचा था कि मानबोक की गोली उसे नहीं लगेगी, उल्टा उसे भागने का मौका मिल गया। झुंग ह्युक ने सेरी को खून से लथपथ देखा। वो दर्द के मारे रो पड़ा। इसके बाद सेरी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसके घर वाले भी भागते हुए वहाँ पहुँचे। सिर्फ झुंग ह्युक बाहर खड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहा था। इस हादसे की वजह से सबका नॉर्थ कोरिया लौटने का मौका हाथ से निकल गया। वे सब सेरी की सलामती को लेकर बहुत फिक्रमंद थे। 3 दिन बीत गए पर सेरी के होश में आने के कोई लक्षण नहीं थे। झुंग ह्युक अब भी उसके अस्पताल के कमरे के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था, लेकिन सांगा ने गलती से उसे देख लिया तो उसने असिस्टेंट से उसके बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि वो सेरी का पर्सनल बॉडीगार्ड है तो सांगा ने तुरंत असिस्टेंट से उसकी प्रोफाइल मांगी, पर असिस्टेंट ने साफ मना कर दिया। चुलगांग को भी इस समय बचा लिया गया था सेक्शन चीफों की मदद से। इस बीच सांगा ने मौके का फायदा उठाया जब सेरी बेहोश थी और झुंग ह्युक को वहाँ से भगा दिया। फिर उसने उसकी जगह अपना आदमी तैनात कर दिया, इसलिए झुंग ह्युक सिर्फ बाहर खड़ा होकर इंतजार कर सकता था। जब दोनों भाई इस बात पर बहस कर रहे थे कि बॉडीगार्ड के तौर पर किसके आदमी रहेंगे, तभी उन्हें पता चला कि सेरी को होश आ गया है। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने हाथ उठाकर अपनी भाभी को पास आने का इशारा किया। पता चला कि वो उन्हें यहाँ से दफा होने के लिए कहना चाहती थी। फिर उसने झुंग ह्युक को बुलाया। उसने कहा कि वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। उसने बिना इजाजत अपनी ड्यूटी कैसे छोड़ दी। झुंग ह्युक ने उसकी आवाज सुनी और फौरन कमरे की तरफ भागा। सेरी को बिस्तर पर लेटा देख उसकी आंखें भर आईं। उसने उसे डांटा। अगर उसे कुछ हो जाता तो वो कैसे जिंदा रहता। सेरी ने अपनी बाहें फैला दी। मौत के मुंह से वापस आने के बाद दोनों एक दूसरे के गले लग गए। खबर मिलते ही झुंग ह्युक के साथी भी वहाँ पहुँच गए। दरवाजा खोलकर अंदर का नजारा देखा तो उन्होंने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया, पर सेरी ने उन्हें देख लिया था। उसने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अंदर आने के बाद सब सेरी के गले लगना चाहते थे, पर झुंग ह्युक ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि उसे चोट लगी है। तो आखिर में उन्हें सिर्फ हाथ मिलाकर ही संतोष करना पड़ा। चीसू ने फिर पूछा कि क्या उसने थोड़ी देर पहले किसी और को गले नहीं लगाया था। इसके बाद वो आगे बढ़ना चाहता था, पर झुंग ह्युक ने उसे रोक दिया। उसे बड़ी हैरानी थी कि उन्हें ये सब पता कैसे चला। सबने पास खड़े मानबोक की तरफ देखा। पता चला कि मानबोक ने सफाई कर्मचारी का नाटक किया और सेरी के कमरे में घुस गया था। फिर उसने उसके बिस्तर के नीचे जासूसी वाला माइक लगा दिया। वे बाहर से पूरे समय कमरे की बातें सुन रहे थे। मानबोक ने रिकॉर्डर निकाला और सेरी को अंदर की बातें सुनने को कहा। सुनने के बाद सेरी को सच्चाई का पता चला कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उसे समंदर किनारे इसलिए ले गई थी क्योंकि वो अब और जीना नहीं चाहती थी। जब वो वापस सेरी को ढूंढने आई तो उन्हें पता चला कि सेरी गायब हो चुकी है। वो रोई और सेरी से माफी मांगी। ये बातें सुनने के बाद सेरी के मन में अपनी माँ के लिए इतने सालों से जो नफरत थी वो खत्म हो गई। जब वो रो चुकी तो झुंग ह्युक कमरे के अंदर गया। सेरी ने कहा कि इस सर्जरी से निशान पड़ गया है, अब वो बिकिनी नहीं पहन पाएगी। निशान इतना बड़ा था। झुंग ह्युक ने तुरंत कहा कि इसे निशान नहीं कहते। फिर उसने तुरंत उसे अपना जख्म दिखाया। उस वक्त उसे 14 टांके लगे थे और वो भी बिना किसी बेहोशी की दवा के। सेरी को इतना हैरान देख उसने अपने कंधे पर गोली का जख्म दिखाया। इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर भी एक निशान था। जब सेरी बड़े ध्यान से देख रही थी, झुंग ह्युक ने मौके का फायदा उठाकर उसे किस कर लिया। ये सब झुंग ह्युक के साथियों ने देख लिया। झुंग ह्युक को अपनी शर्ट के बटन खोलते देख उन्होंने फौरन अपनी नजरें फेर ली। तब जाकर झुंग ह्युक घबराया और अपने कपड़े ठीक किए। तभी सेरी उठने लगी, पर झुंग ह्युक ने उसे रोक दिया। उसने उससे लेटने और लंबी सांस लेने को कहा। फिर उसने धीरे से उसे उठाया। सेरी घायल थी और उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। वो जो भी चाहती झुंग ह्युक उसके लिए हाजिर था। उसने यहाँ तक कि उसके लिए दूध की बोतल खोली और उसकी आंखों के कोने से गंदगी भी साफ की। ये सब देख झुंग ह्युक के साथी दंग रह गए और वे वहाँ से उठकर चले गए। इसके बाद सेरी के पिता नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के एक एक्सपर्ट को लेकर उससे मिलने आए। उन्हें शक था कि जिस इंसान ने सेरी को गोली मारी
रही है वो नॉर्थ कोरिया का कोई मुजरिम है। सेरी के पिता ने पूछा कि क्या उसे इस बारे में कुछ पता है। फिर उसने पूरे परिवार को वहाँ बुलाया। सेरी कुछ सच सबके सामने लाना चाहती थी। उसने अपना वॉइस रिकॉर्डर निकाला। उसमें सबूत था कि कैसे से ह्यूंग और सांगा ने उसे फंसाया था। पता चला कि उनकी पिछली बातचीत अस्पताल के कमरे में लगे माइक में रिकॉर्ड हो गई थी। सच सामने आने के बाद सब सन्न रह गए। सेरी के पिता ने गुस्से में से ह्यूंग को सारे पदों से हटा दिया। उन्होंने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर डायरेक्टर बदलने की तैयारी की और सेह्यूंग से बाप बेटे का रिश्ता खत्म कर दिया। ये सुनकर उसने अपनी पत्नी को ही दोषी ठहराया। उसकी मां ने गुस्से में उठकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। जब नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एक्सपर्ट वहां से गया तो वो जुंग ह्यूक के पास से गुजरा जैसे उसे कुछ शक हुआ हो। जुंग ह्यूक को चुलगांग की सही लोकेशन का भी पता चल गया। सांगा ने अभी भी हार नहीं मानी थी। इसी दौरान उसे खबर मिली कि जुंग ह्यूक भी नॉर्थ कोरिया से है। फिर उसने ये खबर एक्सपर्ट ली को दे दी। जाने से पहले जुंग ह्यूक ने अपने साथियों को सेरी का पूरा ख्याल रखने की हिदायत दी। अगर वो वक्त पर वापस नहीं आया तो बाकी लोग पक्का नॉर्थ कोरिया लौट जाएंगे। ये कहकर वो अस्पताल से निकला और सीधा मीटिंग वाली जगह पहुंच गया। पुलिस भी उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। जुंग ह्यूक ने चुलगांग के छिपने का ठिकाना ढूंढ लिया था। जब चुलगांग अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागने ही वाला था, जुंग ह्यूक ने उसे रोक लिया। वो चुलगांग को खत्म करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई। उन्होंने सबको अपने हथियार डालने को कहा। चुलगांग ने ये देखा और अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। वो जानता था कि जुंग ह्यूक उसे गोली मारने की हिम्मत नहीं करेगा, पर असल में स्नाइपर्स ने उन पर पहले से ही निशाना साध रखा था। चुलगांग के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई। वो धीरे से मुड़ा। अचानक उसने खतरा मोल लेते हुए अपनी बंदूक निकाली और जुंग ह्यूक पर चलाने ही वाला था, पर किस्मत अच्छी थी कि जुंग ह्यूक वक्त रहते बच गया। स्नाइपर ने भी तुरंत गोली चला दी। पलक झपकते ही चुलगांग गोलियों से छलनी हो गया और जुंग ह्यूक जमीन पर लेट गया, जिससे वो इस मुसीबत से बच निकला। आखिर में चुलगांग को अपने पापों की सजा मिल ही गई। मरने से पहले उसने जुंग ह्यूक को सब कुछ बता दिया। चुलगांग ने जुंग ह्यूक और सेरी के सारे कागजात पहले ही नॉर्थ कोरिया भेज दिए थे। अगर जुंग ह्यूक वापस भी चला गया तो उसके माँ बाप का बचना मुश्किल था। आखिरकार चुलगांग ने दम तोड़ दिया। इस वक्त जुंग ह्यूक का मन बहुत भारी था। अपने परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए वो इसी वक्त दुनिया छोड़ देना चाहता था। तभी पुलिस अंदर घुस आई। पुलिस के दबाव में उसने धीरे से अपनी बंदूक नीचे रख दी। फिर नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने जुंग ह्यूक के साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। सेरी बेबस होकर देखती रही और उसके सामने से उन सबको ले जाया गया। उसने तुरंत अपने हाथ से ड्रिप की सुई निकाली और भागते हुए बाहर की तरफ गई। आखिरकार उसने उन्हें पकड़ ही लिया। सेरी ने जल्दी जल्दी सब कुछ समझाने की कोशिश की। इस वक्त सेह्यूंग और सांगा ऊपर खड़े होकर बड़ी बेरहमी से ये सब देख रहे थे। माँ को सेरी की हालत की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। उधर सांगा के भेजे हुए गुंडों ने सूंग झुन को भी पकड़ लिया था। इसके बाद उन दोनों ने पिता के सामने सेरी की बुराई करना शुरू कर दी और कहा कि उसने नेशनल सिक्योरिटी कानून तोड़ा है। ऊपर से उसके पास जो बॉडीगार्ड था वो एक जासूस था। ये सारी बातें बड़े भाई और भाभी ने सुन ली। वे फौरन अस्पताल के कमरे में सेरी को ये सब बताने पहुंचे। बड़े भाई ने कहा कि जब उनकी सारी करतूतें सबके सामने आएंगी तो अगर वो उनकी जगह होता तो शर्म के मारे अपना सिर भी ना उठा पाता। पर वे लोग तो एकदम बेखौफ थे। उन्होंने सूंग झुन को पकड़ने के लिए भी बंदे भेज दिए थे। ये सुनकर सेरी के होश उड़ गए, लेकिन सेरी का प्लान फेल हो गया था। सूंग झुन के पुराने एजेंट ने सबकी नजरों से बचकर उसकी रस्सी काट दी। उसने सूंग झुन से कहा कि खुद को वापस ऐसे बांध ले जिससे लगे कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। इस बीच नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने जुंग ह्यूक की साउथ कोरिया वाली सारी हरकतों की जांच कर ली थी। सीसीटीवी कैमरों में सिर्फ उसकी दूसरों की मदद करने वाली वीडियो ही थी। यहाँ रहते हुए उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। पूरी सच्चाई जानने के लिए एक्सपर्ट ली ने जुंग ह्यूक से पूछताछ की कि वो यहाँ गैर कानूनी तरीके से क्यों आया। जुंग ह्यूक ने सारा इल्जाम अपने सिर लेने का फैसला किया। उसने कहा कि सेरी एक रईस खानदान की औरत है। वो उसे नॉर्थ कोरिया में रोकना चाहता था, इसलिए उसने उसे लुभाने की पूरी कोशिश की। इस सब में उसके साथियों का कोई हाथ नहीं है। वे तो बस मिलिट्री गेम्स में हिस्सा लेने आए थे। उसकी वजह से वे इस लफड़े में फंस गए और इसीलिए वक्त पर वापस नहीं जा पाए। जब सेरी को ये पता चला तो उसने फौरन जुंग ह्यूक की सफाई दी। उसने कहा कि जुंग ह्यूक ने उसे कोई लालच नहीं दिया। वो यहाँ सिर्फ भागे हुए मुजरिम चुलगांग को पकड़ने आया था और उसने खुद उसे बचाने की पहल की थी। जब एक्सपर्ट ली ने देखा कि दोनों की बातें मेल नहीं खा रही हैं, तो उनके पास दोनों को आमने सामने बिठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जुंग ह्यूक चाहता था कि सेरी पीछे हट जाए, इसलिए उसने जानबूझकर उसे बहुत कड़वी बातें कही। उसने कहा कि सेरी का खानदान बहुत बड़ा है, इसलिए उसने उसका फायदा उठाया, पर सेरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। जुंग ह्यूक बोला कि इतनी भोली मत बनो, वो यहाँ उसे बचाने नहीं आया था, बल्कि अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए चुलगांग की जान लेने आया था। उसने कहा कि सेरी को कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। ये सुनकर सेरी भारी मन से वहाँ से उठकर चली गई। उसका शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था और कुछ कदम चलते ही वो बेहोश हो गई। एक्सपर्ट ली ने जुंग ह्यूक को सेरी के बेहोश होने की खबर दी। सुनते ही वो भागता हुआ बाहर आया, पर सिर्फ जाती हुई सेरी को ही देख सका। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। थोड़ी ही देर में जुंग ह्यूक को अस्पताल के इमरजेंसी रूम की तरफ भागना पड़ा। हुआ ये था कि जुंग ह्यूक की कड़वी बातें सुनकर सेरी का कमजोर शरीर और बर्दाश्त नहीं कर पाया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे सेप्सिस हो गया है। गोली लगने की वजह से उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई
थी और ऊपर से इस मानसिक तनाव ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया। सेप्सिस में बचने की उम्मीद सिर्फ 40% होती है। अब अगले 24 घंटे ही तय करेंगे कि वो बचेगी या नहीं। सेरी को इस हाल में देख जुंग ह्युक खुद को कसूरवार मान रहा था। वो जिद पर अड़ गया कि जब तक सेरी को होश नहीं आता वो बाहर खड़ा रहेगा। सेरी की माँ ने ये सब देखा। जब सेरी ने आंखें खोली तब जाकर उसे थोड़ा चैन आया। वो नहीं चाहता था कि सेरी उसे देखे, इसलिए वो छिप गया। जब पुलिस वाले उसे ले जाने आए तो उसने बड़े दुख के साथ आखिरी बार उसे मुड़कर देखा। इधर सूंग झुन भागते भागते उसी गांव में पहुंच गया जहां जुंग ह्युक रहता था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। किस्मत से वहां के पड़ोसियों ने उसे सहारा दिया। उसे पागलों की तरह खाना खाते देख वे सब हैरान रह गए। कातिलों से बचने के लिए सूंग झुन चुपके से जुंग ह्युक के घर में छिप गया। सियोडैन, जिसे हमेशा उसकी फिक्र रहती थी, ने फोन किया। उसके बाद वो जुंग ह्युक के घर पहुंची। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस इंसान के घर आएगी जिससे कभी उसकी सगाई हुई थी। सूंग झुन ने कहा कि जुंग ह्युक उन्हें पक्का समझेगा क्योंकि उसने पहले जुंग ह्युक की बहुत मदद की है और इसीलिए आज वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। सियोडैन को भी पता चल गया था कि ये सब से ह्योंग और सांगा की वजह से हो रहा है। वो सूंग झुन की मदद करना चाहती थी पर उसने मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सियोडैन किसी मुसीबत में फंसे। पता चला कि उसने कल की यूरोप की टिकट पहले ही बुक कर ली थी। सियोडैन को यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ। सूंग झुन ने उम्मीद जताई कि वो कल उसे छोड़ने आएगी। सियोडैन मान गई। उस वक्त सूंग झुन ने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने पिछले कुछ समय में उसका इतना ख्याल रखा। उसे लगा था कि सियोडैन उसे रोकेगी पर वो तो चुपचाप जाने के लिए खड़ी हो गई। अचानक सूंग झुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा कि वो अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सीरियस रहा है। भले ही उसे नहीं पता था कि आगे क्या है, फिर भी वो पूरी जान लगाकर भागता रहा। पर आखिर में उसे समझ आया कि उसे जिंदगी की असलियत अभी तक नहीं मिली। वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि उसे उस जैसी अच्छी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अब उसके पास उसे देने के लिए कुछ था। इसके बाद सूंग झुन ने उसे अंगूठी पहनाई। ये वही अंगूठी थी जिससे सूंग झुन ने कभी सेरी को प्रपोज किया था। हुआ ये था कि जब वो भाग रहा था तो उसकी नजर उस दुकान पर पड़ी तो उसने वो अंगूठी वापस खरीद ली और ये वही अंगूठी थी जिसे चुनने में सियोडैन ने उसकी मदद की थी। वो जानता था कि वो अभी उसके लायक नहीं है। उसने उम्मीद जताई कि भविष्य में वो एक बेहतर इंसान बनकर उसके पास आएगा और अगर तब तक वो सिंगल रही तो उसे एक मौका जरूर दे। सियोडैन इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर एक लड़की होने के नाते वो भी चाहती थी कि कोई उसे प्यार करे। अब जाकर उसे अपने लिए सही इंसान मिला था। अगले दिन सियोडैन उसे छोड़ने एयरपोर्ट गई। वो सिर झुकाए खड़ी रही और एक शब्द भी नहीं बोली। उसके बाद वो तुरंत मुड़ी और गाड़ी में बैठकर चली गई और सूंग झुन वहीं अकेला खड़ा रह गया। पर उसे नहीं पता था कि उस वक्त सियोडैन अपने हाथ की अंगूठी को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ गुंडों की नजर उसकी गाड़ी पर है। थोड़ी देर बाद सूंग झुन के पास फोन आया कि सियोडैन का किडनैप हो गया है। उन्होंने उसे 1 घंटे के अंदर अकेले आने को कहा वरना सियोडैन की लाश ले जाने की धमकी दी। इस अचानक आई मुसीबत को देखकर वो एक पल के लिए हिचकिचाया, पर कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी हवाई टिकट फाड़ दी ताकि वो अपने प्यार को बचा सके। एक गोली चली। सूंग झुन हाथ में बंदूक लिए वहाँ पहुँचा। उसने एक एक करके सबको ठिकाने लगाना शुरू किया। फिर उसने बड़े आराम से और गोलियां भरी जैसे उसे इन लोगों की कोई परवाह ही न हो। इसके बाद वो निडर होकर आगे बढ़ा। तभी अचानक उसे एक गोली लग गई, पर फिर भी उसने दुश्मन को मार गिराया। इसके बाद वो एक तरफ जाकर छिप गया। सियोडैन को घबराया हुआ देखकर उसने खुद को संभाला और उसे यकीन दिलाया कि वो ठीक है। तभी उनमें से एक गुंडा चुपके से बगल में आ गया था। सूंग झुन ने दर्द सहते हुए बंदूक लौट की। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर वो आगे झपटा और सामने वाले का काम तमाम कर दिया। जब वो दूसरे गुंडे को ढूंढ रहा था तभी अचानक एक और आदमी आया और उसने उसे नाजुक जगह पर गोली मार दी। गिरते गिरते भी उसने उस पर सही निशाना साध लिया। सियोडैन रोती हुई उसकी तरफ भागी। सूंग झुन ने ये देखा और मुस्कुराया। उसे खुशी थी कि मरते वक्त कम से कम कोई तो उसके लिए रोने वाला है। दुख तो था पर उसे एक सुकून भी मिला। इसके बाद सूंग झुन को एम्बुलेंस में ले जाया गया। जब सियोडैन ने उसे होश में आते देखा तो उसने अपने दिल की बात कह दी। उसने तय कर लिया था कि वो उसे एक मौका देगी। उसने कहा कि वो उसके वापस आने का इंतजार करेगी। उसने यही सोचा था। सूंग झुन का कन्फेशन सुनकर वो वाकई बहुत खुश थी। तभी सूंग झुन ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और उससे एक सवाल पूछा कि उसे क्या पसंद है, नूडल्स, कोई और मर्द या वो खुद। सूंग झुन ने पहले भी ये पूछा था पर तब उसका जवाब नूडल्स था, पर इस बार उसने तुम कहा। यही वो जवाब था जिसे सूंग झुन मरते दम तक सुनना चाहता था। इसके बाद वो सुकून से हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। इधर सेरी आखिरी बार जुंग ह्युक से मिलना चाहती थी तो उसने अपनी माँ से उसे वहाँ ले जाने की जिद की। जैसे ही उसने जुंग ह्युक को देखा वो उसका नाम पुकारते हुए रोती हुई भागी। जुंग ह्युक ने जब सेरी को अपनी तरफ दौड़ते देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने सबको पीछे ढकेला और उसकी तरफ भागा। उसकी इस हरकत से दोनों तरफ की पुलिस गोलियां चलाने ही वाली थी। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। हुआ ये था कि जब जुंग ह्युक और उसकी टीम को वापस भेजा जा रहा था तो सेरी की माँ ने उसे जुंग ह्युक के जाने की खबर दे दी थी। वो थोड़ा मायूस तो थी पर उसे जुंग ह्युक की कई बातें याद आ गईं। उसे अपनी जिंदगी बर्बाद होने से ज्यादा सेरी को इस हाल में देखकर तकलीफ हो रही थी। सेरी को लगा कि उसका वापस जाना ही ठीक है। कम से कम अब उसे खुद से झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। माँ ने पूछा कि क्या वो उसे आखिरी बार गुड बाय कहना चाहती
सकती है। सेरी ने मना कर दिया क्योंकि वो पहले भी कई बार उसे अलविदा कह चुकी थी और अब कहने को कुछ बचा नहीं था। ऊपर से उसे इस कमजोर हालत में देखकर झुंग ह्यूक के लिए जाना और मुश्किल हो जाता। वो नहीं चाहती थी कि उसे उसकी बीमारी का पता चले। माँ ने भी देख लिया कि दोनों के बीच कितना गहरा प्यार है। उनके पास सेरी को सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने बताया कि झुंग ह्यूक हमेशा उसके पास ही था, यहाँ तक कि जब उसकी लंबी सर्जरी चल रही थी वो एक कदम भी वहाँ से नहीं हिला। उसने न कुछ खाया न सोया, बस टकटकी लगाए उसे देखता रहा। जब उसने आंखें खोली तब जाकर उसे तसल्ली हुई और वो वहाँ से गया। ये सुनकर सेरी की आंखें नम हो गईं। आखिरकार उसने झुंग ह्यूक से मिलने का फैसला किया। जाते वक्त माँ ने उसे हौसला दिया कि वो उसे झुंग ह्यूक तक पहुँचने और आखिरी बार विदा कहने में मदद करेंगी। माँ ने पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई ताकि वे वक्त पर पहुँच सकें। जब झुंग ह्यूक बॉर्डर पार करने ही वाला था, माँ सेरी को लेकर सही वक्त पर पहुँच गयी। सेरी गाड़ी से उतरी और उसने हथकड़ी लगे झुंग ह्यूक को देखा। वो बहुत परेशान हो गई। फिर वो रोती हुई उसकी तरफ भागी। झुंग ह्यूक ने भी पास खड़े लोगों को हटाया और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। दोनों का एक दूसरे के गले लगना वाकई दिल छू लेने वाला था। दोनों ही अपने प्यार की तरफ बेतहाशा दौड़े थे। वो नजारा बहुत ही प्यारा था। ये देखकर झुंग ह्यूक के साथियों के भी आंसू निकल आए। झुंग ह्यूक को उसकी सेहत की बहुत फिक्र थी। अगर वो भागते हुए बेहोश हो जाती तो उसने उसे अपना ख्याल रखने को कहा। सेरी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हथकड़ियां क्यों पहनाई गई हैं। उसने कहा कि वो चिंता न करे। सेरी बोली कि उसे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। झुंग ह्यूक ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे अपने के पर कोई पछतावा नहीं है। वो उसके लिए आसमान से मिले किसी तोहफे की तरह थी और वो इसके लिए बस उसका शुक्रगुजार था। झुंग ह्यूक ने पिछली बार की अपनी कड़वी बातों के लिए उससे माफी भी मांगी। आखिरी बार एक दूसरे को विदा करते वक्त दोनों के आंसू थम ही नहीं रहे थे। आखिरकार झुंग ह्यूक को वहाँ से ले जाया गया। सेरी का दिल बुरी तरह टूट चुका था। जब वे सरहद के बीचों बीच पहुँचे तो झुंग ह्यूक ने आखिरी बार मुड़कर सेरी को देखा। जब उसने झुंग ह्यूक के साथियों को उसे गुड बाय कहते देखा तो सेरी पूरी तरह टूटकर बिखर गई। उसी वक्त डायरेक्टर के पास एक फोन आया। उनके चेहरे पर गहरा सन्नाटा छा गया। इसके बाद झुंग ह्यूक और उसकी टीम को एक सुनसान जगह ले जाया गया। वे अभी उलझन में ही थे कि तभी वहाँ मिलिट्री मिनिस्टर आ धमका। पता चला कि वो उन्हें वहीं खत्म कर देना चाहता था, पर झुंग ह्यूक बोला कि अगर उन्हें मरना भी है तो वे जज का फैसला मानेंगे। पर मिलिट्री मिनिस्टर उन्हें ये मौका देने के मूड में नहीं था। उसने तुरंत गोली चलाने का हुक्म दे दिया। ये देखकर मानबोक तेजी से आगे आया ताकि वो झुंग ह्यूक के बदले खुद गोली खा सके, पर झुंग ह्यूक ने मानबोक को पीछे खींच लिया। उसी पल कई गोलियों की गूंज सुनाई दी। वहाँ मौजूद लोगों को तुरंत घेर लिया गया। पता चला कि डायरेक्टर सही वक्त पर पहुंच गए थे। डायरेक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि जांच पड़ताल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से मासूम लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। पर अब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि कोई उनके बेटे को मारना चाहता है। अब मामला बदल चुका था। मिलिट्री मिनिस्टर ने जान पर खेलने की कोशिश की, पर डायरेक्टर ने उसे गोली मार दी और उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए डायरेक्टर ने उस पर दोबारा गोली चलाई। सब दहशत में थे। जब माँ ने देखा कि झुंग ह्यूक वापस आ गया है तो वो दौड़कर उसके गले लग गईं। जब से सुंग झुन दुनिया छोड़कर गया था, सियोडैन खोई खोई सी रहने लगी थी। उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता था। आज वो अचानक कमरे से बाहर आई और बोली कि उसने फैसला कर लिया है, उसे बदला लेना ही होगा। ये सुनकर उसकी माँ दंग रह गई। हमारा खानदान इस काम में माहिर है ना? हाँ, बिल्कुल सही। इसके बाद सियोडैन तुरंत सुंगझुन के पुराने एजेंट के पास गई और उस गैंग के बारे में पूछा जिसने सुंगझुन को मारा था। वो सब कुछ खत्म कर देना चाहती थी, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहती थी और उसे सेह्योंग और सांगा को भी एक सबक सिखाना था। सेह्योंग और सांगा घर लौटकर अभी भी सेरी का मजाक उड़ा रहे थे कि उसे नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की जांच का सामना करना पड़ रहा है। उनके पिता ने उनसे कहा कि वे चिंता न करें। उन्होंने सेरी की मदद के लिए पहले ही एक वकील ढूंढ लिया था। अब उन्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। वे अभी कुछ समझ ही पाते कि चीफ वू को अंदर लाया गया। पता चला कि चीफ वू को उन दोनों से ही ऑर्डर मिलते थे और उन्हें लगा था कि उसने सारे सबूत मिटा दिए होंगे, पर सुंगझुन के आदमी ने सारे सबूत सेरी को भेज दिए थे। जब चीफ वू ने उनके नाम लिए तो सांगा और सेह्योंग फिर भी बहस करने लगे। आखिरकार उन्हें किडनैपिंग और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अगर जुर्म साबित हो गया तो उन्हें कम से कम 10 साल की जेल होगी और आखिर में जीत सेरी के बड़े भाई की हुई। सेरी ने ग्रुप की कमान अपने भाई को सौंप दी। अब वो अपनी फैशन कंपनी पर ध्यान देना चाहती थी। साथ ही सेरी उन लोगों को नहीं भूली जिन्होंने उसकी मदद की थी। उसने सेह्योंग की मां के जरिए सबके लिए लिमिटेड एडिशन कॉस्मेटिक्स भिजवाए। डिब्बों पर हर इंसान की तस्वीरें भी बनी हुई थीं। गिफ्ट्स पाकर सब बहुत खुश हुए। उस रात जब सेरी सोने की तैयारी कर रही थी, उसे अचानक झुंग ह्यूक का एक मैसेज मिला। वो बुरी तरह चौंक गई। पता चला कि जब वो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में था तभी उसने ये मैसेज पहले से ही शेड्यूल कर दिए थे। उसके बाद से सेरी को अक्सर झुंग ह्यूक के मैसेज मिलते रहते। यही उसकी जीने की आखिरी उम्मीद थी। हर रोज वो उसे याद
दिलाता कि घर से भूखे पेट न निकले और कुछ न कुछ खा ले। गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ सामने न देखे, कभी कभी अगल बगल भी देख लिया करे। जब भी दूसरे की याद आए तो आसमान की तरफ देखना। अचानक एक दिन उसे फूलों का एक गमला मिला। जुंग ह्यूक ने उससे इसका ख्याल रखने को कहा था। जब इसमें फूल खिलेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कौन सा फूल है। सेरी ने उसे जो टमाटर का पौधा दिया था उसमें भी फूल और फल आने लगे थे। आज रात सेरी को आखिरी मैसेज मिला। 1 साल के लिए शेड्यूल किए गए मैसेज अब खत्म हो चुके थे। इसी दौरान एडलवाइस का फूल भी खिल गया। उन दोनों ने वादा किया था कि वे एडलवाइस की वादियों में फिर मिलेंगे, पर कोई तय वक्त नहीं था। दोनों ने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था। 1 साल बाद सेरी स्विट्जरलैंड गई और सड़कों पर अकेली घूमने लगी। वो उसी जगह गई जहाँ वे पहली बार मिले थे, पर वहाँ जुंग ह्यूक का नामो निशान नहीं था। हर बार उसे मायूस होकर लौटना पड़ता। भले ही एडलवाइस फूल का मतलब कीमती यादें था, पर सेरी नहीं चाहती थी कि उनका प्यार सिर्फ एक याद बनकर रह जाए। उसे यकीन था कि वे एक दिन जरूर मिलेंगे। वो उस दिन के लिए अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करने को तैयार थी। एक दिन सेरी फिर से पहाड़ पर स्काई डाइविंग करने गई। जब वो जमीन पर उतरी तो पैराशूट उसके सिर पर गिर गया। जब वो उससे बाहर निकली तो उसे अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जुंग ह्यूक को सामने देख सेरी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो तुरंत दौड़कर उसके गले लग गई। आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ। उस पल वो उसे फिर कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। दो प्यार करने वाले आखिर मिल ही गए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और साथ में जिंदगी की नई शुरुआत की। ये कहानी यहीं खत्म होती है। इतने समय तक साथ देने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में।